कमरे में मध्यम नीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लाइट्स की झलमलाहट किसी अफसानवी दुनिया का सा मंजर पेश कर रही थी। छत से लगे जदीद तर्ज के सुनहरी फानूस की ठंडी रोशनी फर्श पर बिखरी हुई थी। एसी की हल्की सी गूंज और बाहर बारिश की रिमझिम मिलकर जैसे परसुकून लोरी बना चुकी थी। कमरे की खिड़कियों पर भारी सुरमई पर्दे लगे थे, जिनमें से कहीं कहीं बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर सरक रही थी। इन बूंदों की चाप जैसे दिल में कोई गीत छेड़ रही थी। बेड पर अरताश गहरी नींद में था, बाल थोड़े बिखरे, चेहरे पर सुकून सांसें मतवाजन। और इसके पहले मैं मूसा पीटर मुंह से निकाल चुका था और अब वो आंखें मूंदे आराम से लेटा था, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर। दिमाग में तो अब शरारतें हुनर सीख रही थी। अचानक इसने आंखें खोली, फिर दूसरी। पहले दीवार की रोशनियों को घुरा, फिर अरदाश को। वो सो रहा था, बहुत सुकून से। नहीं होना चाहिए था ये सुकून। शायद मूसा के दिमाग में यही चल रहा था। अगर वो बोल सकता तो शायद यही कहता। मूसा ने पहला बार किया, अरताश की चादर खींच दी। अरताश हल्का सा हिला, लेकिन सोया रहा। शायद वो मूसा को सोया हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। इसने अपनी नन्ही सी उंगली से अरताश के कान में हल्का सा टच किया, फिर नन्ही सी उंगली इसके कान में घुसाई। अरताश का कान सुर्खी माइल हुआ, मगर आंखें न खुली। अब तो जंग का ऐलान हो चुका था। चक छोटे छोटे खरगोश दांतों ने एक बार फिर से अरताश की कलाई को निशाना बनाया। ओ भाई! अरताश चीख कर हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। आंखें आधी बंद आधी खुली थी, लेकिन मूसा हंसी रोके बैठा, होंठों पर उंगली रखकर जैसे कह रहा हो, चुप, शोर ना करे। उंगली आधी नन्हे नन्हे लबों पर थी तो आधी छोटी सी नाक के अंदर जा रही थी। अरताश ने इसके हाथ पकड़े और एक झटके से इसे उठाकर सीने से लगाया। मूसा, आप छोटू से बच्चे हो, ये खलाई शरारतों के एजेंट। इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मूसा तो अलग ही मूड में था। इसने इस बात पर अपने दांत दिखाए, फिर जो अरताश की थोड़ी को चपाने लगा। ओए ओए मेरे शरारती खरगोश! अरताश ने पीछे होकर इसे गुदगुदाना शुरू कर दिया था। मूसा के हंसने की आवाज, बारिश की रिमझिम और खौफनाक कमरे की फिजा मिलकर एक ऐसी मोहब्बत में बदल गई थी जिसे सिर्फ एक बाप और बेटी के दरमियान महसूस किया जा सकता था। परी आहिस्ते से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसे लगा था कि वो अब तक दोनों ही सो रहे होंगे, लेकिन वो दोनों ही जाग रहे थे। इसके चेहरे पर सुकून और लबों पर प्यारी सी मुस्कान थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी और बाहर की बारिश की टिप टिप ने माहौल को हल्का सा ठंडा बना रखा था, मगर अंदर का मंजर ऐसा था जैसे किसी ने हंसी का तूफान खोल रखा हो। मूसा अपने नन्हे दांत निकाले शरारत से हंसता हुआ अरताश के ऊपर चढ़कर बैठा था। अरताश की नाक अभी भी मूसा की ताजा कटी की शिकायत कर रही थी। परी ने आंखें फाड़कर हैरत से दोनों को देखा। अरे ये क्या हो रहा है? आप दोनों ने तो कमरे को मैदानी जंग बना दिया। वो जल्दी जल्दी जमीन पर पड़े तकिए उठाने लगी। जब थोड़ा आगे इसे मूसा की फीडर के साथ अरताश की सिगरेट की डब्बी और जमीन पर पड़े मोबाइल नजर आया था। लगता है जंग काफी देर से जारी थी। अभी वो सब कुछ संभालने में मसरूफ थी कि अरताश ने तकिया सर के नीचे से निकालकर परी की तरफ उछाला था। बचाओ मुझे, तुम्हारा बेटा मुझे पिज्जा का सलाई समझ बैठा है, कब से चपाई जा रहा है। वो चिल्लाते हुए बोला तो मूसा की खिलखिलाहट पर परी खुलकर हंसी थी। जब मूसा ने फौरन परी की तरफ हाथ फैलाए, आंखों में प्यार, शरारत और एक मासूम सा मुतालबा था। परी ने हंसते हुए इसे गोद में उठा लिया। मेरा छोटू सा शेर, क्या आपने बाबा को दांत मारा? बहुत अच्छा किया। बाबा को बता दो कि आप अकेले कमरे के मालिक नहीं है, ये कमरा मूसा की मलकियत है और यहाँ टाइम पर उठना और टाइम पर सोना पड़ेगा। वो उसके गालों को चूमते हुए बोलती, हाँ हाँ, अब तो मेरी सल्तनत पर तो छोटे छोटे खरगोश वाले दांतों का कब्जा हो चुका है। इसने उठते हुए मूसा को गुदगुदाया था। परी कसम ले लो यार, ये दो दांत नहीं, दो तलवारें हैं। अरताश ने ठंडी आह भरकर कहा तो मूसा जोर से हंसा था। इसकी छोटी छोटी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी, मगर अंदर एक नन्हे से घर की मोहब्बत और कहकू की बारिश हो रही थी। अब बच्चा, मेरे बेटे को तंग न करे, इसे सोना है। अब इसकी नींद पूरी नहीं हुई। चलो मूसा, अब आप सो जाओ, फिर मेरे छोटू से वैम्पायर बाबा की उंगलियां अभी आपके दांतों के फरस्त में आ जाएंगी। परी ने शरारत से कहा तो अरताश ने हाथ पीछे छुपाए थे। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे सने से वैम्पायर से। अरताश ने मूसा से अपने हाथ छुपाए तो जैसे वो पूरी बात को समझकर और जोर से खिलखिल खिलाया था। कैकू शरारतों और नन्हे डांटों की शरारतों के बीच ये लम्हा एक खूबसूरत याद बन रहा था, लेकिन आने वाले वक्त से बेखबर। ना जाने आने वाला वक्त इनके लिए क्या लाने वाला था। नूरम नींद तारीखी में मिराल के बेड के किनारे बैठी थी। इसकी नजरें इसके चेहरे पर जमी हुई थी। डॉक्टर के दिए स्कून व इंजेक्शन के बायस मिराल गहरी नींद में थी, लेकिन नूरम का दिल बेचैनी से रख रहा था। अभी कुछ घंटों पहले ही तो सब कुछ बिखरा था। मिराल की आंखों में छुपे सवाल, बेयकीनी और वो थप्पड़, सब कुछ अब इसके वजूद पर लर्जा बने बैठे थे। अचानक इसके मोबाइल पर टन की आवाज हल्की सी उभरी थी। नीचे लाउंज में आओ, जरूरी बात करनी है। नूरम का दिल एक लम्हे को दक से रह गया। बरसम नीचे। इसने चूं कर दरवाजे की तरफ देखा। वो तो अभी कुछ ही देर पहले ऊपर कमरे में गया था। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। नंबर वाकई बरसम का था। ये नीचे कब गए? थोड़ी देर पहले तो ये ऊपर कमरे की तरफ गए थे। नूरम हैरान हुई। फिर जाने क्या था कि वो अनजाना सा खिंचाव, जैसे कोई धुंधला सा साया इसके दिल पर उतर आया हो। वह आहिस्तगी से उठी, मिराल पर कंबल ठीक किया और वो दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर बाहर निकल गई थी। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि ऊपर जाकर कमरा चेक करके आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो बरसम ऊपर की तरफ गया था। तो फिर वो नीचे कब गया? मिराल के कमरे का दरवाजा खुला था और कोई भी अगर सीढ़ी से उतरता तो उसे जरूर नजर आता। बहरहाल नीम तारीख था। बाहर लॉन में बारिश की नमी का एहसास था और कुछ अजीब सी घुटन सी, जैसे फिजा में कोई अजनबी सा खौफ टहल हो।
नूरम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी, जैसे कोई इसे देख रहा हो, जैसे बज़म का ये पैगाम शायद बज़म का ही था भी या नहीं। इसने फिर से अपने मोबाइल को चेक किया। बज़म का ही नंबर था और वो इसे बुला रहा था। रात की तारीखी लौन में फैला सन्नाटा और सब पर छाए बादल, जैसे हर चीज एक टोड़े खौफ की इमानत लग रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही थी। दिल बेखौफ दिल बेकाबू धड़क रहा था। बारिश के बाद जमीन से उठती नमी की ठंडक भी अब इसके माथे पर बहते पसीने को रोक ना सकी थी। ये क्या हो रहा है? मुझे इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा है? वो खुद से बड़बड़ाई, मुझे वापस चले जाना चाहिए। यहाँ ना पाकर बज़म खुद ही ऊपर आ जाएंगे। वो भी सोच रही थी कि अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई है इसके पीछे, मगर बिल्कुल करीब, जैसे कोई साया, जैसे किसी की नसें इसके वजूद को छू रही हैं। और ये निगाह बज़म की नहीं थी, क्योंकि बज़म की निगाहों से इसे खौफ महसूस नहीं होता था। इसकी सांस अटकने लगी। वो पलटने के लिए हिम्मत न कर सकी। गर्दन सख्त हो गई, जैसे पत्थर बन गई हो। पसीना इसकी माथे से टपकने लगा। जिस्म कांपने लगा। दिल की धड़कन गोया कानों में गूंजने लगी। कौन है? इसने थरथराती हुई आवाज में कहा, मगर जवाब ना दर। पीछे कहीं झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। एकदम इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। वह अचानक दौड़ कदम पीछे हटी, फिर एक तेज सांस लेकर मुड़ी, लेकिन वहां कोई भी ना था, सिर्फ साया। बस एक साया, जिसे कोई अभी अभी गायब हो गया हो। नूरम की चीख निकलते निकलते रह गई। वह जोर से अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपनी मौजूदगी छुपाना चाहती हो कि ये बरसम नहीं हो सकते। इसका दिल चेखा। अब वो बेख्तियार पीछे हटी थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ की वहशत और कदम लर्जे। ये क्या मजाक था? या कोई इस पर नजर रखे हुए था? और वो मैसेज, वो बज़म का नहीं था। नूरम को अब इस पर शक नहीं रहा था। नहीं, बज़म के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नूरम की आंखें खौफ से फैल गई और पलटकर तेजी से वापस जाने लगी। लॉन की घास पर उसके नंगे पैर लड़खड़ाए थे। दिल हौले हौले धड़कने के बजाय अब धमक रहा था, जैसे सीने में दिल नहीं धमाके हो रहे हों। अब भी वो चंद कदम ही चली थी कि नूरम हवा में बदम सी सरगोशी गूंजी, बिल्कुल इसके कानों के करीब। ऐसी आवाज जैसे किसी ने इसे आहिस्ता से पुकारा हो, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। इसके कदम थम गए थे। नहीं नहीं, ये वहम है, मैं कुछ नहीं है यहाँ। वो लड़सते लबों से खुद को तसल्ली देने लगी, मगर फिर वो आवाज और फिर थोड़ा वाजिया हुई थी। नूरम इसकी बार इस आवाज में कुछ था, कुछ जाना पहचाना, दिल को झंझोड़ती हुई एक खौफनाक सी सरगोशी। नूरम के कदम जम गए। वो धीरे से मुड़ी, आंखों में आंसू, चेहरे पर उलझन और डर, सिर्फ डर। ये आवाज वो पहचानती थी। ये वही आवाज थी जिसके साथ इसने वानिया की चीखें सुनी थी। ये किसी और की नहीं हो सकती थी। नूरम का सांस रुक गया और फिर अचानक वो चीख पड़ी। कौन है? इसकी चीखें रात की खामोशी को चीरती जा रही थी। इसके बाजू हवा में तेजी से हिल रहे थे, जैसे किसी के नजर न आने वाली शय को खुद से परे धकेल रहे हों। खौफ, डर, हारे चीखें, जैसे कोई इसकी सांस रोक रहा हो। आंसू, पसीना और बारिश, सब कुछ इसके चेहरे पर बहता जा रहा था। वह जमीन पर गिरती संभलती अंधेरों में पागलों की तरह लड़खड़ा रही थी। अजीब बेदराब अल्फाज, उलझे हुए सांस और कमाती टांगों के साथ वो नीम बेहोशी की हालत में बस चीखे जा रही थी। वो जैसे पागल होने को थी। तभी से दौड़ने की आवाज आई। एक साया सा जो लॉन के कोने से निकला और बिजली की तेजी से गेट की तरफ लपका था। जो उनकी नजर इस पर गिर गई और वो दिल थाम कर वहीं जमीन पर बैठती चली गई। जब किसी ने इसे थामा था, वो खौफ से इसमें समाई थी कि बज़म की आंखें किसी से रिले सांप की तरह चमकी। वो लम्हा जाया भी किए बगैर दरवाजे की तरफ भागा था। इसके हाथ में बंदूक थी, शायद घर में होते हंगामे की वजह से। कौन है वो? एक लम्हे में पूरा घर जा चुका था। मुजावर भी हाथ में बंदूक लिए एक नजर इसे देखता बाहर की तरफ भागा था। जरमान और मोमिन सब तेजी से इसके पीछे निकले। मर्द हजरात के करके बाहर की तरफ लपके थे। थोड़ी सी देर में वहां हर कोई जमा हो गया था। मां बेगम नूरम को अपने साथ लगाए हुए थी। रुक जा, बच के कहाँ जाएगा? वो गुर्राया और फिर था एक के बाद एक फायर हुआ। गेट के बाहर पूरा गांव लरज उठा था। गोली के धमाके से जैसे रात की फिजा चीख पड़ी थी, मगर वो साया गेट की तरफ एक जस्ट में निकला और तारीखी में गायब हो गया था। बसम बंदूक था में करजदार सांस ले रहा था। मोमरश खारी निकालो, मोमरश चीखा था। मोमरश खारी निकालो, मुजावर चीखा था। इसका इरादा हरगिज इस साय को यूं भागकर जाने देने का नहीं था। अका, आप प्लीज नूरम भाभी के पास जाएं, इन्हें आपकी जरूरत है, हम संभाल लेंगे। यरमान ने जबरदस्ती बज़म को इसकी तरफ भेजा था, जबकि इसके पीछे ही गार्ड्स की गाड़ियां भी निकल रही थी। ये गार्ड्स इतने वक्त से कहाँ थे? ये हिसाब तो बाद में होना था, लेकिन फिलहाल वो इस आदमी को छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। नूरम जमीन पर बैठी हिचकियों में रो रही थी। लॉन्च में सब लोग दंग सहमे हुए खड़े थे। वो कौन था? नायरा की आवाज कम कमाई। बज़म की बंदूक पर गिरफ्त अब भी सब बहुत सख्त थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक जुनून था, जो अभी था। अब अगर दोबारा आया तो वापस नहीं जाएगा। नूरम जमीन पर बेसुध सी बैठी रो रही थी। इसका पूरा वजूद लरज रहा था। सांसें बेतरतीब और आंखों में वहशत छाई हुई थी। नूरम बज़म ने जल्दी से इसे बाजू में समेटा, इसके कुमाते कंधों को सहारा दिया। बस बस, मैं आ क्या हूं ना, तुम ठीक हो? कुछ भी नहीं हुआ। नूरम ने आंखें ऊपर उठाई। बज़म का चेहरा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो कौन था? वो मुझे देख रहा था। वो आवाज, वो मेरे नाम से पुकार रहा था। बज़म ने इसके बालों में हाथ उंगलियां चलाते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। तो बस मेरी जान, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपने बुलाया था मैसेज करके। वो नम आंखों से इसे देखती खौफ से लर्जी थी, जबकि बज़म हैरान हुआ था। इसने कब बुलाया था नूरम को? मैंने कब? नूरम, मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूंगा? मेरा तो फोन शाम से गायब है, मुझे मेरा फोन मिल ही नहीं रहा। वो परेशानी से इसे लगा, फिर दिमाग से जैसे कुछ क्लिक हुआ था। इसने एक नजर नूरम को देखा।
इसके पास आकर बैठा। नूरम रूम में चलो। वो नूरम को नरमी से अपनी बाहों में उठाते हुए कहने लगा तो नूरम ने फौरन ही खौफ से इसकी सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना अब ना कभी। नूरम का दिल अब भी बुरी तरह से धड़क रहा था, मगर बज़म के बाजू का हिसार कुछ पल के लिए इसे ये एहसास जरूर दिला गया था कि वो तन्हा नहीं है। वो सब लोग बारी बारी अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, जबकि शाहवीर अब भी शीशे की वॉल के करीब खड़ा था। फिर अचानक ही बाहर निकल गया, जबकि असीर ऊपर नूरम के कमरे की तरफ जा चुकी थी। शाहवीर का गुस्सा अब शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो दरवाजा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ, सीधा मुनीर के बेड की तरफ बढ़ा था। मुनीर गहरी नींद में था और कमरे की तारीकी में वो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा था। शाहवीर का दिल तेज तेज धड़क रहा था। इसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि यह सब कुछ मुनीर की साजिश है। मुनीर तुम ही हो ना जो इन सब के पीछे हो। नूरम की ये हालत करके वो कितने सुकून से सो रहा था कि इसने अचानक सोते हुए मुनीर को झंझोर डाला। मुनीर, शाहवीर ने गुस्से से पुकारा। मुनीर हड़बड़ाते हुए बेदार हुआ। नींद की धुंधलाहट में इसका दिमाग थोड़ा चकरा गया था। वो नींद में गर्क था और शाहवीर को देखकर से कुछ भी समझ में नहीं आया था। शाहवीर, ये क्या हो रहा है? इसने घबरा कर कहा। शाहवीर ने गुस्से से मुनीर को पकड़कर उठाया और फिर इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तुम समझते हो मैं नहीं जान सकता तुमने ये सब कुछ किया है? मुनीर इसकी गैर मुतवक्को हमले से हैरान परेशान हो गया था। इसने अपना साथ थाम लिया। वो अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। शाहवीर, तुम क्या कर रहे हो? मुनीर की आवाज खौफ से लरस रही थी। शाहवीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। इसने फौरन पिस्तौल निकाली और मुनीर के सामने कर दी। तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी हकीकत जान चुका हूँ। तुम्हारी छुपी हुई साजिशों का अंजाम अब आ चुका है। मुनीर की आंखों में खौफ और उलझन थी। शाहवीर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा था। शाहवीर की नजरें वैसे टपका रही थी, लेकिन इसका गुस्सा थम नहीं रहा था। शाहवीर, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मुनीर ने बेबसी से कहा था। मैं सो रहा था और तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं जानता। वो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता था, लेकिन शाहवीर का गुस्सा साथ तक बढ़ चुका था कि वो अब कुछ भी सुन नहीं रहा था। इसके दिमाग में बस ये था कि मुनीर इस सबका जिम्मेदार है। इसने पिस्तौल के हल्के से मुनीर को मजीद डराया था। तुम कौन हो, क्या हो, सब जानता हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ। लंदन स्कूल में कौन कौन से कारनामे से अंजाम दिए हैं तुमने, इनसे भी वाकिफ हूँ मैं, और बहुत जल्द तुम्हारा ये चेहरा बेनकाब करूंगा। वो इसे घूरते हुए सब पर इसी की हकीकत बयान करने लगा तो मुनीर की नजरें खौफ से फैल गई थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो कभी भी इसी सूरत हाल में नहीं था और शाहवीर का गुस्सा इसे बेकाबू कर रहा था। शाहवीर, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, तुम सच में नहीं समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं, वो बोल ही रहा था जब बाहर गाड़ियां वापस रुकने की आवाज सुनाई दी। वो जानता था कि वो सब खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि मुजरम तो यहाँ चुप कर बैठा था। अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ मुनीर, बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए नींद अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ मुनीर, बहुत जल्द तुम्हें हमेशा की नींद न सुला दिया तो विशा नाम नहीं मेरा। वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकलता चला गया था, जबकि मुनीर कितनी देर खौफ से कांपता रहा था। रात का वक्त था और मैदान खाने में गहरी खामोशी छाई हुई थी। तीनों मुजाविर, अरमान और मोमिश अपने गार्ड्स के साथ वापस आ चुके थे और इनके चेहरों पर मायूसी और थकावट की झलक थी। इनकी नाकाम वापसी की गहरी सन्नाटे में कोई बात नहीं की जा रही थी। मुजावर ने दरवाजा खोला और एक कदम अंदर रखा। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन वो आदमी गायब हो गया। हम इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इसके लहजे में मायूसी वाजिया थी। अरमान का चेहरा भी संजीदा था। पूरे इलाके में तलाश करने के बावजूद इसका कोई सुराग नहीं मिला था। हमने हर गली, हर नुक्कड़, यहाँ तक कि जंगल में भी जाकर देख लिया, फिर भी वो कहीं नहीं मिला। वो एक लम्हे में गायब हो गया। वो चुपचाप आया था, सिर्फ नूरम भाभी को डरा कर चला गया और हम इसे ढूंढने में नाकाम हो गए हैं। मोमरश ने थकी हुई सांस ली थी। हम कैसे नाकाम हो गए? हमने इसको चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी हम कैसे नाकाम हो गए? हमने इसे चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी वो हमारे सामने से गायब हो गया। ये कैसे मुमकिन है? आखिर वो कहाँ चला गया? ये आदमी जो भी है बहुत चालाक है, मुजावर ने गुस्से से कहा था। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी कहाँ जा सकता है? वो आदमी आया कहाँ से था? नूरम भाभी को किस मकसद से डरा रहा था? अरमान ने सर झुकाया। इस वक्त वो सभी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। इनके घर के अंदर इनके घर की औरत को कोई इस तरह से खौफ में मुबतला कर गया था और वो कुछ भी नहीं कर सके थे। इस दिन भी भाभी को किसी का फोन आया था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और शादी वाले दिन भी वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसका मतलब है कि वो हवेली आया सिर्फ और सिर्फ भाभी को डराने के लिए था, यानी कि वो भाभी का कोई दुश्मन हो सकता है। वो हमसे बहुत ज्यादा चालाक है। हम इसके खेल में बस तमाशा देखते रह गए। मामूश ने सुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा था। शायद ऐसा ही था, लेकिन नूरम जैसी मासूम लड़की के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरमान का सवाल अपनी जगह था। वो दुश्मन किसी का भी हो, लेकिन बात हमारे घर की इज्जत पर आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुजावर ने इन्हें देखते हुए सवाल किया, जिस पर वो एक दूसरे को देखकर रह गए थे। वो हमारे सामने आया और हमें कुछ भी वो हमारे सामने आया और हमें कुछ नहीं मिला। अब क्या? जब तक हम इसके बारे में जान नहीं लेते तब तक हम क्या ही कर सकते हैं। खैर, वो सब कुछ मैं बाद में देखता हूँ। पहले मैं जरा इन गार्ड्स की खबर ले लूँ। इस तरह घर के अंदर अगर कोई हमारे घर की औरत को डरा कर चला गया और ये गार्ड्स कहीं सो रहे थे या कहीं मरे पड़े थे, पहले मैं इनकी खबर लेकर आता हूँ। मुजावर गुस्से से कहता बाहर निकल गया था, जबकि अरमान और उमर अंदर की तरफ चले गए थे। मुजावर का गुस्सा हद से तजावज कर चुका था। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तुम्हें यहाँ हिफाजत के लिए रखा क्या है? अगर तुम इस घर के लोगों की हिफाजत ही न कर सको तो यहाँ रहने का मकसद क्या है तुम्हारी मौजूदगी का क्या फायदा? वो एक गार्ड को घूरते हुए बोला था। इसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि गार्ड के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। अगर तुम लोग इतनी मामूली सी बात पर भी नाकाम हो गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ रुकने का जोश नहीं देख रहा। वो दूसरे गार्ड को बिल्कुल सामने खड़ा कर
करके बोला था। तुम्हारे काम का मकसद क्या है? अगर तुम लोग इस आदमी को रोक ना पाए जो चुप कराया और अपना काम करके चला गया, तुम लोग कहीं सोए पड़े हुए थे, तुम्हें यहाँ होने का कोई हक नहीं है। मैं तुम लोगों को फारग कर रहा हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से की इंतहा पर था वो। सर मुझे माफ करें, मैंने गलती की है। मैं वादा करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कांटे शर्मिंदा होकर सर झुकाया था। तुम्हारी माफी से कुछ नहीं बदलेगा। अगर नूरम भाभी को कुछ हो जाता तो, अगर तुम इस घर के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुजावर ने इसके बात को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से कहा। इसका हर लफ्ज काट के लिए एक तेज जहर की तरह था। वो सब बेबस खड़े थे। तुम सब लोग किसी काम के नहीं हो। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों को खबर तक ना हुई। ये थी तुम लोगों की सिक्योरिटी। मुजावर की दहाड़ भी फिजा में गूंज ही रही थी कि गार्ड्स हिम्मत करके आगे बढ़ा। सर मैं अपनी कोताही तस्लीम करता हूँ। मुझे हमें खबर नहीं हो सकी कि वो आदमी कब और कहाँ छुपा, मगर जैसे ही नूरम भाभी की चीख सुनी हम फौरन बाहर दौड़े थे, मगर तब तक वो सब कुछ कर चुका था। गार्ड की आंखें झुकी हुई थी, आवाज में लर्जिश थी। इसने थूक निकला और आहिस्ते से कहा, सर एक मौका और दे दे। मैं वादा करता हूँ ऐसी गलफत दोबारा कभी भी नहीं होगी। जान दे दूंगा मगर इसका की किसी फत को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मुजावर ने इसे घूरा जैसे तोल रहा हो कि वो माफी का हकदार है भी या नहीं, लेकिन इसकी खामोशी काट के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो सख्त खड़ा था जैसे फैसले सुनने का मुंतजर हो। इतने सालों में इसके काम के करते हुए किसी ने आज तक मुजावर के किसी काम में कोई कुताही नहीं की थी और वो सारे गार्ड इसी के अंदर काम करते थे। इसे यकीन खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। तुम मुझे अब तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इमरान, तुम्हारे होते हुए यहाँ इतना कुछ हो गया। और अब तुम और अब तो मैं आगे तुम पर एतबार कैसे करूं? लेकिन फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूं। आज जो कुछ हुआ अगर वो दोबारा हुआ तो? सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं खुद आपको इस मौके के काबिल नहीं समझूंगा। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो आदमी कौन था। इमरान कहते हुए सबको चलने का इशारा करता घर से निकल गया था, जो कि मुजावर वापस अंदर की तरफ चला गया। अजीब कशमकश थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ किसने किया है। गार्ड्स दरवाजे की तरफ थे। अगर कोई घर के अंदर दाखिल होता या फिर कोई भी इस तरफ आता तो यकीनन इन्हें पता चल जाता। इसका मतलब जो कोई भी था वो घर के अंदर था। मुजावर की सोच से एक नुक्ते पर रुकी थी। रात का वक्त था। आधी रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। कमरे में मध्यम रोशनी और तेज हवा के झोंके छत से टकराकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। नूरम बिस्तर पर अपनी पुश्त के पर लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, मगर दिमाग में एक हलचल थी। कुछ ऐसा था जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। एक ऐसा खौफ जो बेआवाज था मगर इतना गहरा था कि उसे पीछे नहीं धकेल पा रही थी। दूसरे ही लम्हे कमरे में एक फोन की घंटी गूंजी, एक सनसान घंटी, जैसे सन्नाटे को चीरते हुए किसी रुख की रूह की आवाज। नूरम की आंखें फौरन खुल गई थी, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने कमर को उठाकर पेट पर हाथ मारा और फोन उठाया। स्क्रीन पर नंबर अनजान था। इसने डरते डरते फोन उठाया था। हेलो। नूरम की आवाज में हल्की सी लर्जश थी, जैसे वो कुछ जानना चाहती हो, लेकिन खौफ ने इसकी जुबान को जकड़ लिया था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अचानक एक खौफनाक कहका गूंजा, जो बाहर से दूर से आ रहा था, लेकिन वो इसे अपनी धड़कनों में महसूस कर सकती थी। कहका इतना बुलंद था कि इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, जैसे किसी भूत ने इसके जिस्म में जाकर अपना कब्जा जमा रखा हो। वह कांपते हुए कानों को हाथ लगाकर इस आवाज को भगाने की कोशिश करने लगी थी, मगर वो आवाज तेज तर होकर दोबारा गूंजने लगती थी। कौन हो तुम? नूरम की आवाज गुड्डी गुड्डी थी, जैसे वो किसी खौफनाक खौफ में डूबी हो। दूसरी तरफ की आवाज का गहराई में जहर था। नूरम याद नहीं, वो रात, वो बच्ची, वो चीखें। लफ्जों के बाद फिर से कहका गूंजा था। नूरम का दिल धड़कने लगा। एकदम इसकी सांस रुक गया था। इसने पलटकर कमरे को देखा, जैसे कुछ तो छुप गया हो, कुछ ऐसा जो उसके सामने था, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि आवाज कहाँ से आई थी। वो आवाज, वो जालिम मुकरू चेहरा, वो सब कुछ जो इसने 10 साल पहले देखा और सुना था। वानिया, इसका जहन एक लम्हे को मासी में चला गया और वो फौरन अपनी आंखों को मसल कर हकीकत की दुनिया में वापस आई थी। वानिया, वो बच्ची जिसे इसने इसे दिन जीते जी मरते हुए देखा था। वो ना सिर्फ बच्ची थी बल्कि वो इसके एक बहुत करीबी साथी भी थी। वो जिसके साथ वो स्कूल में प्रोजेक्ट किया करती थी, इसके साथ अपना टिफिन शेयर किया करती थी। वो इसकी पहली दोस्त थी। लेकिन वो दिन सब कुछ बदल गया था। वो दिन जब वो दोनों स्कूल में अकेली थी। छुट्टी के वक्त सब लोग जा चुके थे और मुनीर मुनीर जो इनका पीटी टीचर था, इसने वानिया के साथ जो बदतरीन हरकत की थी, जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती, जो उसके मासूम जहन को झंझोड़ कर रख गया था। नूरम को वो भयानक दिन याद था। मुनीर का चेहरा, इसकी आंखों में छुपी हुई शैतानियत, और फिर वो मंजर जब वानिया को अपने पास बुलाकर अपने गंदे और गलीज मंसूर पे कोमली जामना पहना रहा था। नूरम ने वह सब कुछ देखा था मगर कुछ नहीं कर सकी थी। वो खौफ के मारे कांप रही थी। वो बेबस थी। इसका दिल कर रहा था कि वो वानिया की मदद करे, मगर इसकी आवाज गुम हो चुकी थी। जिस्म का हर हिस्सा जम चुका था। वो जो कुछ वानिया के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ अब भी हो सकता है। फोन की आवाज ने नूरम को एक और झटका दिया। तुम क्या समझती हो? वो सब कुछ जो मैं इस दिन नहीं कर सका वो अब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। आवाज में इतनी नफरत थी कि नूरम का जिस्म बिल्कुल सुन हो गया। इसकी सांसें तेज हो गई। दिल में एक खचाव महसूस हो रहा था, जैसे वो दोबारा वही मंजर देखने जा रही है जिसे वो चाहकर भी बुला नहीं पाई थी। तुम अकेली हो नूरम, तुम्हारा शोहर वो कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? आवाज में सरकशी और धमकी थी। नूरम का दिल दहल कर रह गया था। वो हर तरफ निगाह घुमाती बज़म को ढूंढने लगी, लेकिन कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। वो जानती थी कि ये आवाज मुनीर की है। आपको कैसे भूल सकती थी इस शख्स को जो इसके बचपन को तबाह कर गया था? वो एक बार फिर से इस खौफ की गहराई में धकेल रहा था। वो जानती थी वो इसके आसपास है। नूरम ने बेख्तियार पीछे होते हुए फोन से फासला बनाया और दीवार की तरफ पीछे हटने लगी। खौफ से कांपते हुए वो कमरे के कोने में जाकर बैठ गई थी। इसका जिस्म
कम कमाया, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रो नहीं रही थी, जैसे किसी खौफ की गूंज इसके अंदर बदजुबान हो चुकी हो। नहीं नहीं, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा ऐसा कुछ करे, मैं नहीं चाहती कि वो वानिया। वो चीखी थी, इसका जिस्म जकड़ा हुआ था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कमरे में अकेली थी, घुटन की शिद्दत में डूबी हुई, जैसे इसका जिस्म आज़ाद नहीं था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकी। इसका दिमाग इस वक्त बेबस था, जैसे वो दोबारा अपने खौफ में डूब रही हो। फ़ोन की घंटी बार बार बजकर बंद हो चुकी थी, लेकिन इसके अंदर एक सर्द लहर छा गई थी। वो कुछ नहीं कर सकी थी। कमरे का माहौल एक अजनबी से खुद में डूबा हुआ था, जैसे वक्त थम गया हो। बरसम दरवाज़ा खेलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नजरें फौरन उड़म पर गई थी, जो जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। इसका जिस्म लड़ रहा था और आंखों में खौफ का एक समुंदर था। वो वही नूरम थी जो इसके सामने जिद पर अड़ती ऐसे अपनी नफरत का इजहार करती तो हमेशा मजबूत एतमाद से बड़ी हो रहती थी, लेकिन आज आज वो कुछ नहीं थी। फोन की आवाज़ ने बसम की तवज्जो दिलाई। इसने नीचे ही झुककर फोन उठाया। इसका दिल एक पल के लिए रुक गया था जब इसने फोन के स्क्रीन पर नंबर देखा। कान काल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी, मगर वो दिल दहला देने वाला आवाज़, वो कहका, वो धमकियां, सब कुछ अभी तक नूरम के दिमाग में गूंज रही थी। नूरम वो सरगोशी करता हुआ इसके करीब आया। इसने नूरम को अपने बाजू में उठाया, मगर इसका जिस्म साख था, जैसे कि इसने इसकी रूह खींच ली हो। नूरम नूरम, इसने आवाज़ दी, लेकिन नूरम की आंखें नीम बंद थी, जैसे वो कहीं और जा चुकी हो। इसकी हालत देखकर बज़म के हाथ पैर फूलने लगे थे। इसे खौफ में मुबतला किया जा रहा था, इसे डराया जा रहा था, यानी इस आदमी का मकसद सिर्फ इसे डरा कर रखना था। वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन वो इसे इस काबिल भी नहीं छोड़ रहा था कि वह किसी को कुछ और बता पाती। इसका साख्त वजूद बरसम को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। बरसम की नजरें बरसम की नजरों में बेबसी थी। वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पा रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब वो तुम्हारे आस पास भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा। वो आदमी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। वो जान चुका है कि तुम मेरी बीवी हो और हम इसके काले कारनामों को बाहर लाना चाहते हैं। तुम इसके काले गुनाहों की वाहिद गवाह हो, इसलिए वो तुम्हें इतना डरा देना चाहता है कि तुम इसके डर से के भी बाहर ना निकल सको। लेकिन मैं इसका मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। वो इसके डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूरम की बेहोशी, इसका बदन बेजान, इसके दिल की धड़कनों की रफ्तार में तेजी आ गई थी। इसने फौरन नूरम को पकड़ा, उसके जिस्म को सीने से लगाकर तेजी से कमरे से बाहर ले आया था। इसने महसूस किया था कि नूरम का बदन ठंडा पड़ रहा है। वो अपने खौफ को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। वो रिस्क नहीं ले सकता था। नूरम मां बनने वाली थी, वो डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। ये कोई वक्त नहीं था डॉक्टर को बुलाने का। नूरम को फौरन अस्पताल लेकर जाना जरूरी था। नूरम नूरम, आंखें खोलो। बसम की आवाज में बेचैनी और असराब था अस्तराब था, जैसे वो अपने हाथों से नूरम की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा। वो नूरम को सीने से लगाकर चलते हुए सीढ़ियां नीचे लेकर आया था और फौरन गाड़ी में इसको बिठाया। नूरम की सांसें तेज हो गई थी, इसका दिल एक अजीब दबाव में था, जैसे वक्त इसके खिलाफ चल रहा हो। इसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर हर लम्हा नूरम के चेहरे पर छाए खौफ को वो देखकर इसका दिल और भी ज्यादा तेज धड़कने लगा था। वो जानता था कि वो लम्हा ज़ाया नहीं कर सकता। इसे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि नूरम इस शख्स से इतना ज्यादा डरती होगी। वो जानता था नूरम की जिंदगी का एक तक बाप है जो इसे छुपा हुआ है, लेकिन वो बाप इतना तल्ख होगा इसे अंदाजा नहीं था। नूरम इसे खुलकर इस बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से बहुत कुछ जान चुका था। वो उसकी डर की गहराई को माफ कर चुका था। वो किसी भी सूरत में नूरम को इस खौफ से निकालकर जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहता था जो शैतान ने इसके अंदर डाल दिया था। इसने घर में नूरम की तबीयत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। इस वक्त नूरम जिस हालत में थी, इसके पास एक लम्हा भी नहीं था ज़ाया करने के लिए। सुबह की रोशनी के साथ शाबिर अपने कमरे में बैठा था, लेकिन इसका दिमाग रात के बाकी में मगन था। इसकी आंखों में बेचैनी और पछतावा था। वो जानता था इसने एक संगीन गलती की है और अब वो इसका सामना करने के लिए तैयार था। इसने अपने शर्ट ठीक की और गहरा सांस लेते हुए अपने आप को तैयार किया। इसकी नजरें वाज़ेह तौर पर इस बात पर मरकूज थी कि वो मुनीर के सामने कैसे जाएगा। शाबिर ने अपना मोबाइल फोन को एक नजर देखा, फिर इसने इसे एक तरफ रख दिया। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आप मुनीर से माफ करेगा और क्या वो वाकई अपनी गलती का अजाला कर सकेगा। आप इतने परेशान क्यों हैं शासाई? असीर वॉशरूम से निकलती आईने के पास आई थी, इसे जागते पाकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानियों की शिकन देखकर वह पूछने बिना न रह सकी थी। असीर, कल रात जो कुछ भी हुआ था, इस सबके चक्कर में मैंने घर में रहते हुए एक मेहमान को बहुत बुरी बातें सुना दी थी। मैं इसके सर पर बंदूक लेकर पहुंच गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, मुझसे गलती हो गई। असीर, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे माफी कैसे मांगू। कौन सा सही? वो अंग्रेज जिसके बारे में आप इस दिन बात कर रहे थे, वो जो टीचर है इंग्लैंड में? हाँ, बड़े अब्बा बता रहे थे कि वो मेहमान है हवेली के। असीर भी इसके पास आ बैठी थी। हाँ, सिर्फ वो हवेली का मेहमान है और मैं इस पर बिना वजह ही गुस्सा कराया हूँ। मुझे लगा नूरम का रात जिस तरह से खौफ में थी, इस सब के पीछे मुनीर का हाथ है। हालांकि अभी तक मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। और कल रात लेट नाइट मुझे एक कॉल भी आई थी, जिससे मुझे पता चला कि वो आदमी सच में बेगुनाह है। वो अच्छा खासा शर्मिंदा लग रहा था। आपको इन्हें सॉरी बोल देना चाहिए। हसी ने फौरन कहा तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, तुम जो कहती हो, मैं से माफी मांगना चाहिए तुम्हें, इसे माफी मांग लूंगा। वो गहरी सोच में बोला था, लेकिन इसका फैसला पक्का था। इसे अपने किए पर माफी मांगनी थी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो इस पर अमल करने वाला था। वो मुनीर के कमरे की तरफ बढ़ा और जब दरवाजा खुला, इसके अंदर कदम रखते हुए एक लम्हे के लिए इसने अपनी जिंदगी के इस संगीन फैसले के बारे में सोचा। मुनीर कमरे में बैठा हुआ था, इसके चेहरे पर कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक साख सुकून था। शाबी ने दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया और आगे बढ़ते हुए मुनीर की तरफ देखा। तुम यहाँ? मुनीर, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो गैर जरूरी था और इसके लिए मैं तुमसे दिल से माजरत हुआ हूँ। शाबिर का लहजा नरम और सच्चा था, उसकी आंखों में पछतावा सच्चाई की झलक थी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की और तुम्हें खौफजदा किया। वो सब कुछ मैं नहीं जानता था और ना ही मैं चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने गलत किया। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया। इसके एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा,
मैं तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पैसों के इन्वेस्टमेंट को कबूल करता हूँ। तुम्हारी मेहनत का हक तुम्हें मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी रकम को लेकर बहुत गलत सोच रहा था, जिसका मुझे पछतावा है। ये हकीकत है कि मुझे अपनी पार्टी के लिए भारी अमाउंट की ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ दें और ये सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़े। शाबी ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ था इसे एक गलतफहमी के तौर पर देखो और हमें अपने पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी पार्टी में जगह देने के लिए तैयार हूँ और इसके साथ ही तुम्हारी सच्चाई का साथ देने का वादा करता हूँ। मुनीर खामोश रहा, इसकी आंखों में कुछ न था। शाबिर इंतजार करता रहा कि मुनीर का जवाब देगा, जबकि इसकी आंखों में हैरानगी थी। चौंकी शाबिर, जो कुछ भी हुआ, हर कोई अपने घर के औरतों के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है। मैं तुम्हारी माफ़ी कबूल करता हूँ और मुझे खुशी है कि तुमने मेरी ऑफर को कबूल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोला तो शाबिर मुस्कुरा दिया था। नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होगा, बल्कि इस दफ़ा जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इसके लहजे में किसी तरह का तंज नहीं था, लेकिन फिर भी इसका लहजा मुझको डरा ज़रूर गया था। मदान खाने में आ जाओ, नाश्ता लगने वाला है। मिलकर नाश्ता करते हैं। और मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया था, जबकि मुनीर मुस्कुरा ना सका था। मुनीर का दिमाग रात के अजीबोगरीब सूरत हाल में उलझा हुआ था। कल रात तक शाबिर का जुनून वाजिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके राज जान गया है और वो ऐसी ताकत था जो मुनीर को मुकम्मल तौर पर काबू में कर सकता था। लेकिन अब सुबह सब कुछ बदल चुका था। वो आदमी इसे धमकियां दे रहा था। वही आदमी आज इसके सामने आकर माफी मांग रहा था। ये क्या खेल है? मुनीर ने सर पकड़ लिया। इसकी आंखों में बेचैनी थी और वो सोच रहा था कि शाबिर के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है। कल तक इसका रवैया इसके राज को अफशा करने वाला था और अब वो इसकी माफी मांग रहा था। वो इसे अपनी सियासी पार्टी में शामिल करने की पेशकश कर रहा था। मुनीर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या वो सच में माफी मांग रहा था या फिर ये एक चाल थी? वो एक पल के लिए रुककर अपने आप से सवालात करने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शाबिर का रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल गया था। क्या इसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है या फिर वो मुझे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? वो ताजुब का शिकार था। वो इसकी आंखों में खौफ के आसार थे। कल रात जिस शख्स ने इसके साथ ऐसा सलूक किया, आज वही इसके सामने आकर सिर्फ माफी मांग रहा था, बल्कि इसे अपनी पार्टी में शामिल करने की पेशकश भी कर रहा था। इसका क्या मकसद था? मुनीर ने खुद से पूछा, लेकिन कोई वासिया जवाब न मिला। शायद मैं जोर से ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है शाबिर सचमुच में शर्मिंदा हो अपनी हरकत पर। और सबसे अहम बात तो यह है कि वो मुझे पार्टी में शामिल कर चुका है। मैं बेकार में इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। शाबिर को अपनी पार्टी के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे अलावा इसे इतनी वजह कम कोई नहीं दे सकता। शायद इसलिए मेरे साथ बिगाड़ने के बजाय सुलह का हाथ बढ़ाया हुआ है। वो खुद ही जल्दी से इसे फैसले पर पहुंच गया था। फिर तैयार होकर मर्दान खाने की तरफ निकल गया। अखराज ने आशिक का हाथ थाम रखा था और उसकी नसें मुसलसल इस पर मखूज थी। आशिक की आंखों में मध्यम सी चमक आना शुरू हुई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। अखराज का दिल तेजी से धड़क रहा था। आशिक ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और बेहद कमजोरी के बावजूद भी अखराज की तरफ देखा। कहाँ हूँ मैं? इसकी आवाज़ में हल्की सी थी। अखराज की आंखों में खौफ और मोहब्बत का एक ऐसा मिला जुला जज्बा था जिसे वो किसी भी लम्हे कुछ सब कुछ खो देगा। तुम अस्पताल में हो आशी, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून जाया हो गया था। इस तरह से घर से निकलना नहीं चाहिए था तुम्हें। आशी, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। इसे नरम आवाज में कहा। आवाज में शिकवा था, लेकिन इसकी खुशी के वक्त वो कोई शिकवा नहीं करना चाहता था, इसलिए नरमी से इसका माथा चूमता इसके हाथों में अपने हाथ में ले गया था। मैं बहुत डर गई थी। अखराज इसकी आंखों में लहजे में नमी महसूस करता वो नरमी से इसके हाथों को सहलाने लगा था। हमारी बेटी, अखराज ने मुस्कुराकर सामने की तरफ इशारा किया तो आयशी ने आहिस्ता से सर उठाया था और उसकी नजर बेटी की तरफ गई थी, जो गुलाबी कमल में लिपटी सो रही थी। इसकी आंखों में सुकून की एक लहर दौड़ गई और वो मुस्कुरा दी थी। हमारी बेटी, इसने बाप मुश्किल कहा था। वो ठीक है, वो परेशानी से कहने लगी थी। लहजे में ममता की फिक्रमंदी उतर आई थी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी हिम्मत ने हमें ये खुशी दी है और वो तुम्हारी तरह खूबसूरत है। हम मिलकर इसकी दुनिया में वेलकम करेंगे। मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक तुम इसे नहीं देखोगी तब तक मैं भी नहीं देखूंगा। हम दोनों अपनी बेटी को मिलकर प्यार करेंगे। वो अपनी जगह छोड़कर उठते हुए चूल्हे की तरफ आया था, जबकि आशी भी अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेने के लिए बेकरार हो गई थी। अखराज ने अपनी बेटी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गोद में उठाकर आशिक की तरफ बढ़ाया था। आशिक की आंखों में सुकून उतर आया। इसने अपनी बेटी को अपनी गोद में रखा और इसके नन्हे से छोटे छोटे हाथों को नरमी से थाम लिया। इसके नरम रुई से गालों को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई थी। फिर इसके गुलाबी गालों को अपने होठों से चूम लिया। ये कितनी सॉफ्ट है, एकदम फ्लफी फ्लफी। वो जोश से अखराज को देखते हुए बोली तो इसकी एक्साइटमेंट पर अखराज की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कितनी खूबसूरत हो तुम। आशी अपनी बेटी से मुखातिब थी, जबकि इसकी बातें सुनता अखराज अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कितनी मासूमियत से वो इससे बातें कर रही थी, जैसे वो इसकी हर बात को समझती हो। इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अखराज ने अपनी बेटी के छोटे छोटे हाथों को आहिस्ता से थमा और फिर आशी की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था। ये तुम्हारी तरह खूबसूरत है। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी है आशी। मेरी बेटी को इस दुनिया में लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसने झुककर अपनी बेटी के गालों को छुआ और फिर आशी की तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी आंखों में नमी थी। वो बेतहाशा खुश था। वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हुए अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने लगे। वो लम्हे इनके लिए जन्नत की मानत थे, जहाँ वो सिर्फ अपनी बेटी की मासूमियत एक दूसरे की मोहब्बत में गुम थे। अखराज ने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। बस वो इसे समझाने में कामयाब नहीं हो पाया था, जिससे इसे अफसोस था। अखराज के कंधे पर सर रखे अपनी बेटी को निकाह भरकर देख रही थी, जब एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया। वो बच्चा बेहद प्यारा था, लेकिन इसके हाथों पर कनोला पास किया गया था। बेबी बेबी, वो प्यारा सा बच्चा मुस्कुराते हुए बार बार आशी के हाथों को छू रहा था। आशी हैरत से इसे देख रही थी, न जाने वो बच्चा कौन था। हाँ, लेकिन वो बेबी को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। अभी वैसे कुछ पूछ पाते कि एक औरत भागते हुए इसके पीछे आई थी। रेयान बेटा, आप इधर हो। मामा कब से आपको ढूंढ रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी मामा,
मेरा बेटा यहाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा बेटा यहाँ अस्पताल में आगे पीछे भागता रहता है, यहाँ इसका इलाज हो रहा है ना, माफ कीजिएगा। वो उसकी तरफ आपको खत्म करने लगा। वो औरत जबरदस्ती से उठाकर अपने सीने से लगा रही थी। जो आशिक की गोद में मुझे बच्चे की तरफ इशारा करते बेबी बेबी करते तालियां बजा रहा था। कोई बात नहीं, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, किस चीज़ का इलाज हो रहा है इसका? आशी ने इसे देखते हुए सवाल किया था। मेरे बच्चे को कैंसर है, यही इलाज हो रहा है इसका, इसके पापा इसे अस्पताल में डॉक्टर हैं। वो औरत दुख से बोली तो आशिक के साथ वो जैसे कोई धमाका हुआ था, इसका दिल काम कर रहा है क्या? वरना ना सब मासूम बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा था, कौन सी स्टेज है? अखलास ने परेशानी से सवाल किया। इसके इस बच्चे के सर पर कोई बाल नहीं था, यहाँ तक कि इसके आईब्रो पर बाल नहीं थे। मुझे कुछ पता नहीं, मैं इसकी बीमारी की तफसील नहीं जानती, बस ये पता है मुझे उम्मीद नहीं रखनी। इस औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े थे, जबकि अगले ही लम्हे अपने बेटे को अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी दे। वो बेख्तियार अपनी बेटी को अपने साथ लगाते हुए बोली, जबकि अखलास सोए सवाए आमीन के और कुछ नहीं कह सका था। मोहम्मद थोड़ी देर पहले अपने सहारे पर वालिद को जिनत के कमरे में छोड़कर गया था। जिनत को जैसे ये बात पता चली थी, वो फौरन ही कमरे में आई थी। इसने दरवाजा आहिस्ता से खोला तो कमरे में खामोशी का राज था, सवाए बाहर बारिश की आवाज़ के टिक टिक के आवाज़ की जो गिलास की खिड़की से टकरा रही थी। इसकी नजर सही बद पर पड़ी, जहां वारिद नीम दराज हालत में लेटा हुआ था। इसका चेहरा कमल में छुपा हुआ था, मगर आंखों के किनारों पर बेचैनी और थकावट वाजिया थी। वारिद की जात का गरूर इसकी वजह पर्सनैलिटी में था, और इस गरूर को खोकर वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। जिन्नत इसकी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। किसी इंसान से इसके ऊपर सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज छीन जाए तो इसकी हालत ऐसी ही होती है। जिन्नत ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और बेड के करीब जाकर खट उठ गई। इसने वालिद की तरफ देखा, इसके लबों पर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ खामोश फिक्रमंदी थी। ये वो वक्त था जब वो मुकम्मल इसका था। इसने रिदा के वक्त में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं की थी। आप ठीक है? इसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि जैसे वो ना सिर्फ ये पूछ रही हो, बल्कि वालिद की तकलीफ को अंदर तक महसूस कर रही हो। वालिद ने थोड़ी देर तक आंखें बंद रखी, जैसे वो इसके सवाल को टालना चाहता हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें खुली और एक कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया था। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। जिनत की नसें इसकी मुस्कुराहट में छुपे हुए झूठ को फौरन पकड़ गई थी। इसने अपने जज्बात को धीमा रखा और बेड के करीब बैठते हुए इसका हाथ थाम लिया। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी पसंद का कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल आप रईसी खाना खाएंगे। इसकी आवाज़ में मोहब्बत और तफ्शीश एक साथ की एक नरम लहर थी, जिसे वो इस तकलीफ को दिल से महसूस कर रही हो। वालिद की आंखों में एक चमक आई, जैसे इसने जाहिर नहीं होने दिया था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आराम चाहिए। वो उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर खामोशी से इसके साथ बैठी रही थी, जैसे वक्त की घड़ियां थम चुकी हैं। बारिश की आवाज़ दोनों की खामोशी गुम हो गई थी। बस ये अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि वो फजूल सोचकर परेशान हो। कितनी ही देर खामोशी का राज रहा। वो दोनों की कोई बात नहीं कर रहे थे, बस एक लंबी गहरी खामोशी, जहां मोहब्बत और फिक्र के दरमियान एक नामामूल सा ना मालूम सा फासला था। सब कुछ ठीक हो जाएगा भारत, वो काफी देर के बाद बोली तो उसके चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। मैं जानता हूँ कि कोई भी लड़की किसी मासूम इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगी। ये मोहब्बत का ड्रामा बंद करो जिन्नत। भारत का लहजा ठहरा हुआ था, लेकिन इसके अल्फाज में गुस्सा, तलखियां और गम की गहरी लकीरें छुपी हुई थी। जिन्नत ने हैरत से इसके आंखों में देखा, मगर कुछ नहीं बोली। भारत की बातें इसके दिल से किसी चट्टान की तरह टकरा रही थी। तुम जानती हो, तुम कोई मजबूर लड़की नहीं हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मजबूत घर, छत और भाई जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा है। इसकी आवाज में तेजी थी, जैसे वो कुछ ऐसा कहना चाहता हो जो इसे नहीं कहना चाहिए था। जिन्नत की आंखों में एक हल्की सी तकलीफ उभरी। इसके दिमाग में ये बातें गूंज रही थी, मगर दिल में एक खौफनाक हला था। देखो जिन्नत, में किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांधना नहीं चाहता। इस घर में हजार तरह के रिश्ते निकलते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। इसका चेहरा अब थका हुआ और बेचैन नजर आ रहा था। इसके लिए वो पर एक टकावट से भरपूर मुस्कुराहट थी। मैं आपके बगैर सांस नहीं ले सकती वारिद। वो पता नहीं क्या क्या बोलना चाहता था, जब इसे जिन्नत की आवाज़ अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। वह कितनी ही देर कुछ नहीं बोल सका था। आप मुझे नहीं समझ सकते वारिद। वो इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, तो अगले ही लम्हे वारिद ने सिताम कर अपनी तरफ खींच लिया था। आप मुझे छोड़ नहीं सकते वारिद, और ना ही मैं आपको छोड़ सकती हूँ। वो इसके सीने में छुपी खौफ से फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि इसकी हालत बाद की हालत खराब होने लगी थी। आप छोड़ना चाहते हैं मुझे तो जहर देकर मार दे मुझे। ये बातें दोबारा मत कहिएगा। तुम नहीं कहेंगे ना? नहीं कहिएगा, कभी नहीं। वो इसके सीने में छुपी फूट फूट कर रो दी थी। वालिद का दिल बेचैन हो गया था। जिन्नत में सिर्फ वालिद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुनासिब अल्फाज ना मिले, तो अब जिन्नत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो वो इसके सीने में छुपी सिसकियां ले रही थी, जब से वालिद की बातों का जवाब दे पाने की कोई ताकत इसमें ना हो। इसके अंदर की कश्मकश बाजियां थी, मगर उस वक्त बात को खोना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, इतनी मुश्किल से पाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? बेवकूफ लड़की, जान हो तुम मेरी। वालिद की आवाज़ में शिद्दत थी, इसका जिस्म थोड़ा लरज रहा था, जैसे वो अपने अंदर की जंग हार चुका हो। जिन्नत ने निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा, जो आंखों में इसके लिए बेतहाशा मोहब्बत लिए से देख रहा था। तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब था? वो इसकी आंखों में देखती हुई उसे सवाल कर रही थी। एक लम्हे के लिए जिन्नत के दिमाग में सब कुछ गड़बड़ा सा गया था। इसने चाहा कि वो खुद को आजाद करे, मगर वारिद की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वह बेख्तियार इसके सीने में छुप गई। वारिद ने इसे अपने सीने में छुपाया, जैसे इसके दिल अब इसके बगैर जिंदा न रह सकेगा। जिन्नत की आंखों में बेकाबू आंसू थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इसके गालों पर बहने लगे थे। वह एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों कहा यह सब कुछ? आपने मेरी मोहब्बत का इम्तहान ले रहे थे आप? वही हिचकियों से रोती सवाल करने लगी। जिन्नत की आंखों में मचलती हुई मोहब्बत और दर्द की एक लहर थी। वो वालिद के करीब थी, इसके दिल की धड़कन वालिद की धड़कनों के साथ तेज हो रही थी। इसकी आंखों में बेयकीनी थी, वो वालिद से ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ। इसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे एक तूफान छुपा हो जो आप फटने को हो। वालिद, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इसके अल्फाज में इतनी शिद्दत थी, जैसे इनमें दुनिया की तकलीफ छुपी हो, और वो अपने दिल की तमाम बातें कहना चाहती हो। अब मुझे
आप मुझे कुछ भी न समझिए। आप मुझे इसका कि एक फ़िज़ूल चीज़ समझकर किसी कोने में फेंक दीजिए, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकती। ज़ीनत की आंखों में गहरा दर्द था, जो इसके अल्फाज हर तरफ गूंजते जबकि इसके अल्फाज हर तरफ गूंजते जा रहे थे। इसका दिल बाहर आने को था। वो चाहती थी कि इसका हर जज्बा, हर एहसास फ़ौरत के सामने बेनकाब हो जाए। बस अपने नाम के साथ मुझे जोड़कर रखे। वो रोते हुए इसके साथ हाथ जोड़ गई तो बालिक का दिल जैसे तकलीफ से फटने को था। इसकी आंखों में सच्चाई का एक समुंदर था। मैं आपके पैरों की धूल बन जाऊंगी, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकती। वो बिना सोचे समझे बोल रही थी और बात का दिल हिल रहा था। वो देर तक कुछ न बोल सका था। इसकी नजरें ज़ीनत पर जमी हुई थी, जैसे वो इसके अल्फाज में फंस चुका हो। इसका दिल जो कभी खौफ से भर चुका था, अब नरम पड़ने लगा था। वो जानता था कि ज़ीनत की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसके अंदर इसकी बेपनाह मोहब्बत की गहराई को समझने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसके दिल के दर्द को महसूस कर रहा था। ज़ीनत की आंखों में सच्चाई का वो अक्स था जिसे वो हर हाल में चाहता था। मेरी मोहब्बत कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगी ज़ीनत, बस मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा। मैं इसके लिए कभी आपको माफ़ नहीं करूंगी। वो इसके सीने में चुभते हुए बोली। से शिकवा भी था, शिकायतें भी, लेकिन फिर भी पन्ना इसी के सीने में ही चाहती थी वो। ऐसे कैसे समझती कि इसके पास लाखों रिश्ते हों, फिर भी इसे कैसे समझाती कि इसके पास लाखों रिश्ते हों, फिर भी सिर्फ वारत चाहिए था। इसके लिए इसका सब कुछ वारत था। शाबिर एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था, जहाँ शहर के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और आला अफसरान की मुलाकात हुई थी। इस वक्त इसके सामने वो सब लोग बैठे हुए थे जो इसकी पार्टी का हिस्सा थे, और इन सबको इसके पैसे की हकीकत भी बता चुका था जो पार्टी में शामिल कर रहा था। अब इसे एक मशवरे की ज़रूरत थी, जो इन सब से की तरफ से मिलना था। इसी के सामने एक बड़ी दस्तावेज रखी हुई थी, जिसमें मुनीर की तरफ से दिए गए पैसे का हिसाब था। इसने अपनी नज़र इस दस्तावेज पर मगरूज की, और एक लम्हे के लिए इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये पैसा कहाँ से आया है, और ये इसका पहला मौका था कि वो ऐसी गहरी सियासी दलदल में पाँव रख रहा था। ये पैसा हमारे लिए ज़रूरी है शाहवी साहब, एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा ने कहा था। जी बिल्कुल, हमें अपनी आवाम को खुश रखने के लिए माली मदद चाहिए, और ये पैसा इस मकसद के लिए काम आएगा। ये पैसा किसी भी तरह से कमाया गया हो, हमें इसे एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरे रहनुमा ने भी यही मशवरा दिया था, जबकि शाबिर बिल्कुल खामोश था। इसके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या ये पैसा किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है? इंतखाबात करीब आ रहे हैं और इसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। इसकी पार्टी की कामयाबी का दारोमदार इसी पैसे पर था। अवामी दबाव, इसकी पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत और आइंदा इंतखाबात की तैयारी, इन सब कुछ इस पैसे पर मुनसर था। हमें इस पैसे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है शाहवी साहब, एक और रहनुमा ने कहा था। ये पैसा हमारी सियासी नज़रात को धोखे देने के लिए इस्तेमाल होगा, और फिर हम इस पैसे से अवाम की खिदमत कर सकेंगे। कमरे में सबकी आवाज़ बारी बारी गूंज रही थी। शावेद ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कुर्सी पर से उठा। ठीक है, मैं आप सबकी राय का एहतराम करता हूँ। हमें इस पैसे को इन तरीकों से इस्तेमाल करना होगा जिससे हमें नुकसान ना हो, लेकिन इससे पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम हो। इसके जहन में मुनीर का चेहरा बड़ा जानता था कि मुनीर एक फरेबी शख्स है, जिसका पैसा शायद कभी साफ सुथरा नहीं रहा। लेकिन शाबिर का मानना था कि सियासत में कदम जमाना कोई आसान बात नहीं थी। इसकी पार्टी की कामयाबी के लिए इसे कुछ तो समझौते करने ही पड़ेंगे। एक मीटिंग के बाद हमें एक बड़ी पार्टी का इंतजाम करना है। हमारी पार्टी की ताकत को अवाम के सामने दिखाना वो ज़रूरी है, और ये पैसा इस अमल को इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन इसमें गहरी फिक्रें छुपी हुई थी। इस पार्टी में हम मुनीर को अपने साथ शामिल करेंगे। इसका तारफ़ हमारी सियासी पार्टी से कराया जाएगा। हम इसे अवामी सतह पर एक ताकतवर शख्स के तौर पर मुतारफ़ करवाएंगे। इसकी नज़र कमरे के बाकी अफराद पर गई, जो इसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। हमें इस पैसे का इस्तेमाल इस तरह से करना है, न सिर्फ हमारी पार्टी की मफाद हो, बल्कि हम इसे अवाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। शाबिर अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। मीटिंग खत्म हुई। इसकी सोच में मुनीर का चेहरा था, उसकी सियासत की पेचीदगियां, लेकिन वो जानता था कि अगले चंद दिनों में होने वाली पार्टी की मीटिंग इसकी सियासी जिंदगी के लिए एक नया मोड़ लेकर आएगी। शाबिर ने ऑफिस में दाखिल होते ही फ़ोन की स्क्रीन पर मुनीर का नंबर डायल किया था और कॉन्टैक्ट होने का इंतजार करने लगा। एक लम्हे के बाद दूसरी तरफ से मुनीर की आवाज़ आई थी। हाँ शाबिर साहब। मुनीर की आवाज़ में बेचैनी थी, क्योंकि शाबिर आज सुबह ही से कह चुका था कि अगर इसके सारे सियासी रहनुमा इस पैसे को कबूल करेंगे, तभी वो इसे अपनी सियासी पार्टी में शामिल करेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। मुनीर, तुम्हारी मेहनत और पैसा दोनों हमारे काम आ गए हैं, शाबिर ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पैसा हमारी सियासी पार्टी का हिस्सा बन चुका है। मुंडे ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर इसकी आवाज़ में एक खुशी की झलक आई। तो ये बहुत ही बड़ी बात है शाबिर साहब, आपने ये सब कुछ किया। नहीं, ये पैसा तुम्हारा है, जो तुमने बहुत मेहनत से कमाया है। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलने जा रहा है। इस पैसे की बदौलत हम अपनी पार्टी को मुस्तहकम करेंगे। अब बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा वक्त आ गया है। हम एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, और इसमें तुम्हें खास मेहमान के तौर पर मदऊ किया जाएगा। क्या? मुनीर की आवाज़ में हैरत और खुशी का मुनीर की आवाज़ में हैरत और खुशी थी। तो आप मुझे आपकी पार्टी का हिस्सा बना दिया गया है? तो अब मुझे आपकी पार्टी का हिस्सा बना दिया गया है। हाँ, अब तुम हमारी पार्टी का हिस्सा हो, और हम तुम्हें इस पार्टी के फ़ौरन बाद सबसे मुतारफ़ करवाएंगे, शाबिर ने कहा था। ये तुम्हारे लिए एक नया मौका है, और अब तुम्हें अवाम के सामने एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर पेश किया जाएगा। तैयार हो जाओ, अब दुनिया के सामने तुम्हारा असल चेहरा आएगा। मेरा मतलब है तुम्हारी ताकत आएगी। शुक्रिया शाबिर साहब, मुनीर ने कहा। उसकी आवाज़ में अब एक खास किस्म का इत्मीनान था। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपने आपके साथ इस सियासत में हिस्सा लेकर इसका हकीकी फ़ायदा देखूंगा। ये मेरा खौफ था, मैं सियासत का हिस्सा बनना चाहूँ। जितनी भी मुश्किलात आए, हमें एक दूसरे का साथ देना है। वो जैसे सदा ही जोश में आ गया था। हाँ बिल्कुल, हम साथ में ही हैं। तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। इसने ज़्यादा लंबी बात ना की थी। एक लंबे सांस के साथ
कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाया। ये गहरा सांस, बुरा सांस लेते हुए अब इसमें एक और नंबर मिलाया था। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही कर दिया। अब आगे क्या करना है? वो फोन कान से लगाए दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनने लगा था। दुरम को ड्रिप लगी थी जबकि वो उसके साथ ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो रात से वापस घर नहीं गया था, लेकिन फोन करके लोगों को बता दिया था कि दुरम अब काफी बेहतर है। पहले तो सब लोग ही काफी ज्यादा नाराज हुए थे कि वो लोगों को बताए बगैर दुरम को ले गया था, लेकिन फिर दुरम की हालत को समझते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो बिल्कुल चुपचाप छत को देख रही थी जब अंदर कोई दाखिल हुआ। बज़म फौरन उठकर खड़ा हो गया था जबकि इसका अपना ध्यान भी इसी तरफ चला गया। आइए ना जनाब, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। इसने अंदर दाखिल होते हुए आदमी को कहा। सफेद दाढ़ी, वो आदमी काफी मजहब सा लग रहा था। इसने पहचानने की कोशिश की लेकिन वो पहचान नहीं पाई। हाँ, वो इस आदमी को नहीं पहचानती थी। नुरुम, इनसे मिलो, ये है अशफाक साहब, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मानिया के फादर। बज़म नुरुम की आंखों में अजनबियत देखकर बोला तो वह हैरत से इसे देखने लगी थी। अरे बज़म साहब, ये बच्चे मुझे वाला कहाँ जानती होंगी? मैं इसे कभी मिला ही नहीं, बस एक सरसरी से मुलाकात हुई थी और अब तो बरसों गुजर चुके हैं। इसे वानिया भी कहाँ याद होगी? वो चेहरे पर नरम मुस्कुराहट से जाए बोले तो वानिया के सिर पर इसकी आंखें भीगने लगी थी। इसे याद है, इसे सब कुछ याद है इशफाक साहब, वो कुछ भी नहीं भूली। एक एक चीज याद है इसे। इस दिन का एक एक लम्हा इसकी आंखों में आज भी खौफ बनकर समाया हुआ है। अंकल, वानिया को नहीं, वानिया का जिक्र करते हुए भी इसका दिल छल्ली हो रहा था। वह कैसे पूछती इनसे कि वानिया कैसी है? क्या वो खुद अंदाजा नहीं लगा सकती थी? वो नहीं जानती थी इसका इलाज मुकम्मल हुआ है या नहीं, वो जिंदगी की तरफ लौटी है या नहीं। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। आना चाहती थी वो, जब मैंने तुम्हारा जिक्र किया तब आना चाहती थी वो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे इस हालत में देखकर घबरा जाएगी, इसलिए लेकर नहीं आया। तुम आना अपने शोहर के साथ वानिया से मिलने के लिए, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। वह मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रख गए थे। मुझे वानिया से मिलना है बरजम, वो बेचैन होती बरजम का हाथ थाम गई थी। हाँ बिल्कुल, हम जरूर मिलेंगे बरजम, तुम ठीक हो जाओ फिर हम वानिया से जरूर मिलने चलेंगे। वो नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला था, जबकि नुरम नहीं जानती थी कि बज़म वानिया को कैसे जानता है। इसने बज़म को अब तक कुछ नहीं बताया था। बहुत कुछ था ऐसा जो वो चाहकर भी इसे नहीं बता पाई थी। तो क्या वो इसके डर को खोज रहा था? क्या वो इसका डर को समझ चुका था? तो क्या वो इसके मुजरिम को भी पहचानता था? किचन के दरवाजे पर नो एंट्री प्लीज काका इस बिजी का बोर्ड लटका देखा था, जो काका ने खुद अपने हाथों से कागज पर लिख कर चिपकाया था। तो बटा सर पर बांधकर आस्तीने कनियों तक चढ़ाई वो इस वक्त किसी रेस्टोरेंट की शेफ नहीं बल्कि जंगी मोर्चे में खड़ी सियासी सिपाही लग रही थी। पूरा किचन अखाड़ा बन चुका था। आटा मेज पर नहीं, फर्श पर। टमाटर फिर से निकलते निकलते रस्ते में लुढ़क चुके थे। मसाले जैसे अंधाधुंध बिखर चुके थे। काका ने नूडल्स की पतीली में आखिरी चम्मच चटनी का डाला और खुद को फताना अंदाज में देखते हुए बोली, वाह काका, तू ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अक्लमंद भी है। नूडल्स में दिल भी डाल दिया तूने। हाय, लेकिन ये दिल किसका है? काका या काका के मान का? वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे हल्का सा शर्माई थी। नूडल्स काका के हैं तो दिल भी तो काका का ही होगा ना, क्योंकि नूडल्स तो मैं खुद खाऊंगी। मान गए थे ये बिरयानी खाएंगे। अब बस ये बिरयानी एक चाय अब बस ये बिरयानी पक जाए। महक तो अच्छी आ रही है, अल्लाह करे टेस्ट भी अच्छा हो। अल्लाह जी, पहली बार बना रही हूँ और इज्जत का कबाड़ा नहीं होना चाहिए। वह मजे से अपने नूडल्स को देखते हुए बिरयानी की तरफ निगाह करम कर रही थी। आज माँ बेगम और आमना बेगम घर पर नहीं थी। अचानक ही होने वाले किसी बुजुर्ग के इंतकाल की खबर सुनकर वो फौतगी पर चली गई थी, जबकि इसने सारे मुलाजमों को किचन से निकाल कर कह दिया था कि आज का खाना वो बनाएगी, लेकिन सिर्फ अपने शोहर के लिए। बाकी किसी का खाना वो नहीं बनाएगी। झटका ही ऐसा था कि मुलाजमा भी मुंह पर हाथ रखे एक दूसरे को देखती रह गई थी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी सुकून था कि जुल्म सिर्फ यरमान पर होना है, बाकी सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। वो पता नहीं कौन सी सोचों में गुम थी जब नाक से कुछ जलने की स्मेल टकराई, जिसको महसूस करती वो होश की दुनिया में आते हुए जल्दी से गैस बंद कर चुकी थी, लेकिन तब तक इसके बेचारे के नूडल्स धुआं छोड़ चुके थे। माहौल काफी गर्मा गया था कि इतने में दरवाजे के पीछे से रूहा और नायरा की दबी दबी हंसी सुनाई दी। नायरा अगर ये खाना मानका ने खा लिया तो वो अगले 10 दिन तक अस्पताल में होंगे। रुखा ने आहिस्ता से कहा था, या अल्लाह, मेरे भाई। नायरा आसमान की तरफ देखने लगी थी, अपने भाई पर तरस खाने लगी जिसकी हालत खराब होने वाली थी। आज गैस बंद करते हुए किचन में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा था। खबरदार जो कोई अंदर आया, ये खाना सिर्फ मान के लिए है, जो सिर्फ मैं ही बना रही हूँ इनके लिए। किचन में मेरे होते हुए एंट्री नहीं मार सकता कोई। बाहर लगा बोर्ड पर ना आता है ना गवारो। वो दोनों मुलाजमा सबके लिए बाहर वाले किचन में खाना बना रहे हैं। वहां जाकर झांकियां मारो, मैं अपने शोहर के लिए खाना बनाने में बिजी हूँ। इसने सख्त आवाज निकाली थी। रॉब भी तो जमाना था। चलो नायरा, यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज ये किचन बचेगा। हम ऐसे किचन में एंट्री नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा। रूहा ने किचन की हालत देखी ना गई तो वो अच्छा था कि माँ बेगम और आमना बेगम घर पर नहीं थी, वरना पता नहीं आज यहाँ क्या होता। चलो, नूडल्स चलने की स्मेल से मुझे चक्कर आ रहे हैं। या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत करना, मेरे भाई का मैदा इस जुल्म को बर्दाश्त कर ले, नायरा ने ऊंची आवाज में कहा था, जबकि अपनी पीठ पर इसकी गुनियां का असर लिए बगैर वो दोनों ही वहां से निकल दी थी। फजूल औरतें चलती हैं मुझे, मैं अपने शोहर के लिए इतने प्यार से खाना जो बनाती हूँ, खुद तो मेरे भाइयों पर अब प्यार आता नहीं है इनको लोगों को, और मुझसे जलती रहती हैं। एक दफा टेस्ट कर लेती हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। इसने सोचा तो उफ काका, बदतमीज, अपने शोहर को अपना जूठा खिलाओगी क्या? ये तो मान जी ही आकर टेस्ट करेंगे। इसने फौरन अपना फैसला बदल लिया था। आज मान खुश होंगे, मान बोलेंगे, हवाइश मेरी जान, तुमने दिल जीत लिया। वो शर्माते हुए चला, हाथ में चुबाते हुए बोली, जब एहसास हुआ कि नाक पर कुछ लगा है, रगड़ कर हाथ
चेहरे पर इसने सामने किया तो आटा लगा था। कोई बात नहीं, पता चल रहा है भाई, मेहनत की है मैंने, इसने फखरी अंदाज में कहा था। इतने में गरी ने 6 बजाए और किचन के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। काका का दिल जोर से धड़का था। गरी ने 6 बजाया, चूहा नीचे आया और काका ने नारा लगाया। वो अपने मान जी को अपने पास बुलाया। चुप चुप काका, चुप चुप काका की बच्ची, अब तू शादीशुदा है। वो आगे, मेरे मान आ गए। वह डरमाई अंदाज में घूमकर वापस सीधी हुई। पिछले 5 घंटे से इसी लम्हे का तो इंतजार था। बिरयानी पकते ही मान घर वापस आ गया था। जल्दी जल्दी इसने प्लेट निकाली, बिरयानी डाली और मुस्कुराकर किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, जैसे मान को जिंदगी में और कोई काम था ही नहीं इसकी बिरयानी के चखने के अलावा। नूडल्स चल चुके थे, क्या हुआ, बिरयानी तो सलामत थी ना। मान थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी, लेकिन किचन के दरवाजे पर काका को खड़े देखा। वो तेजी से इसकी तरफ आया था। शाल उतारकर सोफे पर फेंकते ही कुछ सूंघने की कोशिश की। ये कैसा धुआं है, आग लगी है क्या। इसके लहजे में परेशानी बाजियां थी। पूरे घर में कुछ जलने की स्मेल आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। नहीं मान, ये मोहब्बत में जलने वाले नूडल्स की खुशबू है। मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई तो बेचारे एक नूडल्स जल गए, लेकिन बिरयानी बिल्कुल भी नहीं जली। वो जोर से बोलते ही अरमान चूम कर इसकी तरफ देखा था। वाइश वाइश, तुमने खाना बनाया है, दिल से बनाया अपने मान के लिए। काका ने प्लेट आगे की। वो अपने खाने पर गौर कम कर रही थी, शर्मा ज्यादा रही थी। मान ने एक नजर किचन के मैदानी जंग पर डाली, एक नजर प्लेट में काले सिया चावलों पर, फिर एक नजर काका के चमकते हुए चेहरे पर। वो जैसे दिल हार गया। अब इसका मोहब्बत को क्या नाम देता। मुझे लग रहा है मैंने ना इसमें सुरख मिर्च डालने के बजाय काली मिर्च डाल दी है, इसकी वजह से ये काले काले हो गए हैं। वो क्या है ना, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, सब कुछ अकेले किया है, इसलिए हो सकता है कुछ कमियां रह गई हूँ। अपनी बिरयानी पर नजर बढ़ते ही से एहसास हुआ था कि ये वैसी वाली नहीं है जैसे घर में अक्सर बनती है। ऊपर से इसके नेट का पैकेज भी आज ही खत्म हुआ था, वरना मैं यूट्यूब से रेसिपी देख लेती, फिर और भी अच्छा बनाती। वो इसे देखते हुए मासूमियत से बोली, तो वो जबरदस्ती इसके मुंह से अपनी बिरयानी को अच्छा करवाना चाहती थी, और वो और भी अच्छी से कम अरमान को यही मतलब समझ में आया था। मान ने हंसते हुए चम्मच उठाया, एक नवाला लिया। इसे बिरयानी के चावल चपाने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन हाय रे ये मोहब्बत, वो इसकी मोहब्बत मेहनत को ज़ाया नहीं होने दे सकता था। जिंदगी में पहली बार खाना खाया है जिसमें धुआं भी था, जायका भी, और इतनी मोहब्बत भी। ये नाकाबिले बर्दाश्त होने के बावजूद भी नाकाबिले फरमोश है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी तुम्हारा पैकेज खत्म नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। इसकी तारीफ समझ आने के बावजूद भी काका खुशी से उछल पड़ी थी। कैसा वादा, वो एक्साइटेड होकर पूछने लगी। आइंदा प्लीज मत बनाना, वह इल्तिजा कर रहा था, जबकि दरवाजे पर कब से खड़े मोहम्मद शर्म मुजावर के कहकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। इनके इस तरह से मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने पर काका का मूड अच्छा खासा खराब हुआ था। वो ए में खुश फेम हो रही थी। इसका शोहर इसकी तारीफ करने के बजाय बेइज्जती कर रहा था, और वैसे शर्मा रही थी जैसे वो इसके हुस्न के कसीदे पर रहा हो। मेरी बात तो सुनो ख्वाहिश ने काका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए इसके अंदर चलते ख्यालात को जानने की कोशिश की थी, जबकि वो गुस्से से पैर पटकती वहां से निकलती चली गई थी। आप बहुत गंदे हैं, मैं आइंदा कभी आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, और आप दोनों भूखे रहेंगे। अल्लाह करे आपकी बीवी आपको खाना ना दे। वो जाते जाते मोहम्मद शर्मा मुजावर को बददुआ देने लगी थी। क्या चीज हो यार तुम लोग, अच्छी खासी खुश थी, मैंने खा भी ली थी इसकी भात की बिरयानी, तुम लोगों ने आकर बेड़ा गर्क कर दिया। क्या चला जाता, अगर थोड़ी देर के बाद आते, कम से कम वो ठीक से खुश तो हो जाती। मान को इन लोगों का हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लो भाई, भलाई को तो जमाना ही नहीं, एक तो हमने इसे अस्पताल जाने से बचाया, ऊपर से हमें ही बातें सुना रहा है। मोहम्मद को अफसोस हुआ था। यार इतनी भी बुरी बिरयानी नहीं थी, अच्छी थी, बस थोड़ी कच्ची रह गई थी। अब वो अपनी बीवी की ज्यादा बेइज्जती तो नहीं करवा सकता था ना, वरना कर वो गलती से दोनों को ये बता देता कि मैडम ने ना सिर्फ बिरयानी जलाई थी बल्कि नमक के बजाय इसमें चीनी मिलाई थी, तो इन लोगों ने तो हंसकर पूरी हवेली सर पर उठा लेनी थी। अच्छा ठीक है, अगर इतनी ही अच्छी थी जा खा ले, कोई हसरत ना रह जाए तुझे बिरयानी न खाने की। और बिरयानी खाकर अपनी बीवी से नहीं बल्कि मुलाजमा से कहकर चाय बनवाते हुए ऊपर छत पर भिजवा देना। मोहम्मद ने मुजावर को छत की तरफ चलने का इशारा किया था। मेरी बीवी तुम लोगों की सरकत के बाद तुम लोगों के लिए चाय बनाकर भेज भी ना दे ऊपर। वो नफी में सर हिलाते हुए अपना माथा मसलने लगा। अब काका को मनाना था। हाँ वो जल्दी मान जाती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन इसे अफसोस हो रहा था कि इस मासूम सी बीवी ने इतनी मेहनत से इसके लिए खाना बनाया था। क्या हुआ था अगर अच्छा नहीं था, इसने मेहनत तो की थी ना, और उसकी मेहनत का सिला इससे मिलना चाहिए था। जब से नूनम को वानिया के बारे में पता चला था, नूनम को एक लम्हे का सुकून नहीं था। ट्रिप खत्म होते ही इसने शुरू कर दी थी, इसे वानिया से मिलना है। बज़म इसे अपने साथ ले जाने पर मजबूर हो गया था। नूनम अस्पताल से सीधा बज़म के हमरा अपने बचपन की दोस्त वानिया से मिलने आई थी। वो बेतहाशा खुश थी, इतने बरसों के बाद इसे वानिया से मिलने का मौका मिल रहा था। वो अपने बचपन की सहेली से मिलेगी, ये चीज़ इसे अलग ही खुशी पहुंचा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजरें व्हील चेयर पर बैठे एक बेजान से वजूद पर जा टिकी। वो चेहरा जो कभी मुस्कुराहटों का मरकज हुआ करता था, आज जिंदगी की रमक से खाली था। यही है मेरी बेटी वानी, तुम्हारी दोस्त आई है तुमसे मिलने के लिए, इशफाक साहब ने नरम से मुस्कुराहट के साथ कहा, और आहिस्ता से सर हिलाकर व्हीलचेयर पर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। नरम का दिल बैठने लगा। ये वानिया थी, इसकी बचपन की दोस्त, जिसके साथ इसने बेशुमार खूब बुने थे। इससे तो लगा था वो ठीक हो गई होगी, अपने पैरों पर चलती होगी, इसका इलाज मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन यहाँ तो वो चंद लम्हों के लिए यकीन न कर सकी। ये वही लड़की थी, वही वानिया। न डाल कदमों से आगे बढ़ी। वो जैसे ही करीब पहुंची, अचानक चुकर वानिया से लिपट गई। फिर जैसे सबका बंधन टूट गया, वो फूट फूट कर रोने लगी। नरम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जानती थी वानिया इसके हाल में क्यों है, जानती थी कि इसकी खामोशी के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ
हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि वानिया की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला वो जानती थी कि वानिया की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को कोई सज़ा नहीं मिली। वो बेगुनाह थी और वो जालिम आज़ाद। नूरम बेबसी की इंतहा पर थी। इसकी आंखों में जलती चिंगारियां दिल के अंदर उठती बेरहम हो की गवाही दे रही थी। आहिस्ता से वानिया से अलग हुई, उसका चेहरा अपने नाजुक हाथों में भर लिया। वो चेहरा जो कभी कह उसे जगमगाता था, आज खामोश सा सन्नाटे में डूबा हुआ। वानिया की आंखों में आंसू तैर रहे थे, बेसदा मगर सब कुछ कह देने वाले आंसू। नूरम की आवाज़ भी गई। माफ कर देना वानिया, मैं कुछ नहीं कर सकी। वो अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकी थी, ना आवाज़ उठा सकी, ना इंसाफ दिला सकी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी एक मासूम बच्ची थी, एक ऐसी बच्ची जिसकी किसी ने न सुनी थी, जिसके लफ्जों को चीखों को खामोशी में दफन कर दिया गया था। नरम के अंदर की वो गुटी हुई चीखें आज वानिया की हालत देखकर फिर से जिंदा हो रही थी। इसे सब याद आ रहा था, वो दिन जब इसने सबसे मदद मांगी थी, जब इसने सच बोलने की कोशिश की थी और हर बात की आवाज को दिया गया था। इसकी सच्चाई को गहरी खामोशी में बदल दिया गया था। वो वानिया का दुख समझती थी, क्योंकि वो खुद भी वही जख्म सह चुकी थी। खुद को संभालो, नूरम बजमा के बड़ा और नरमी से थाम कर अपने साथ लगा लिया। इसके लहजे में वही मजबूती जो किसी कमजोर लम्हे को सहारा देती थी। बहुत देर हो गई है, हमें अब घर चलना चाहिए, इसने अस्तिकी से कहा। हम दोबारा आएंगे तुम्हारी दोस्त से मिलने के लिए, मैं वादा करता। उसकी आंखों में नमी देखकर वैसे वादा करने लगा। वो समझ चुका था कि वो नहीं जाना चाहती। यकीनन वो वानी के साथ वक्त गुजारना चाहती है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। इसकी आंखों की नमी पर वो निहायती नरमी से नूरम का माथा चूम गया था। नूरम ने अपनी आंखें आहिस्ता से बंद की थी। ये एक ऐसा लम्हा जो तसल्ली न सही, लेकिन थोड़ी सी ठंडक जरूर देता था। बचम ने इसे अपने सीने से लगाया, आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर कदम ले रखा था बाहर कदम रखा था। पीछे वानिया की वीरान आंखें दरवाजे पर टिकी रह गई थी, जैसे वो खामोशी से इन दोनों को ज्यादा देख रही है। उसके होंठ साफ थे, मगर आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश का अक्स था, तो शायद सिर्फ नूरम ही समझ सकती थी। जीनत वालद के पहलू में लेटी हुई थी, मगर इसका वजूद किसी बेचैनी के जहरी असर था। नींद जैसे कि पलकों के करीब तो थी, मगर दिल की बेकरारी ने इसे मुकम्मल सुकून न लेने दिया था। वो आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन बार बार अपनी जगह बदलती, कभी वालद के सीने पर हाथ रखती, कभी इसकी तरफ थोड़ा सा और खिसक आती। इसकी सांसों की रफ्तार, इसकी पकड़ की शिद्दत सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि वो किस कदर फिक्रमंद है। जैसे वालद की हर सांस इसकी जान में उतर रही हो, जैसे अगर वह एक लम्हा भी इसे दूर हो जाए तो जिंदगी की डोर ही टूट जाएगी। इसकी अंगलियां हौले हौले वालद के सीने पर थपकी दे रही थी, जैसे किसी बच्चे को तसल्ली दे रही हूँ, मगर खुद वो अंदर से अंदर टूट रही थी। वालद की आंख खुली और वो पलक झपकाए बगैर जीनत को देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी, ऐसी मोहब्बत जो होश भी छीन ले और सुकून भी। वो सांस लेना भूल चुका था। जीनत की बेकरारी, इसका बेआवाज दर्द, वो उसकी रमस में छुपी दुआ, सब कुछ वालद को अंदर तक चला गया था। वो जैसे जीनत के चेहरे का एक एक नक्श अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जीनत इसके पहलू में सोई हुई थी, लेकिन वालद की रात जाग उठी थी। इसके अंदर की खामोशी भी एक हलचल सी मच चुकी थी। इसके इश्क के तकाजे से जोड़ने लगे थे वो इसके सामने वो औरत थी जो सिर्फ इसकी थी, जो उसके बच्चे की मां बनने जा रही थी, जिसका बदन, जिसका लम्स, जिसका हर सांस अब इसके दिल की तार छेड़ने लगा था। जीनत का नरम वजूद इसके वजूद को बेचैन कर रहा था। वो इसे सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि मुकम्मल शिद्दत से चाहने लगा था। इसकी आंखों में, इसके हाथों में हरकत हुई, एक झिझक एक तरफ। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसने आहिस्ता से जीनत की कमर के गिर्द बाजू लपेटा, जैसे इसे खुद में छुपा लेना चाहता हो, जैसे ये लम्स इसे बेकाबू कर रहा हो। इसकी आंखें जीनत के सरापे पर जम गई थी। इसका चेहरा, इसकी गर्दन, इसके लब, हर नक्श में ऐसा जादू था जो वालद के अंदर की आग को तेज कर रहा था। वो जैसे इसकी तलब में तरफ उठाता, वालद आहिस्ता से झुका और जीनत के गाल पर लब रखे, एक हल्की सी सरगोशी, एक बेताब धड़कन। इसका लम्स जीनत के बदन से होकर इसकी रुख तक उतर गया था। अब सबकी दीवारें टूटने लगी थी। अब सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक तरफ्ती से पा लेने की। अब वो शिद्दत थी जिसमें ख्वाहिश भी शामिल थी। जज्बात में एक और मुकम्मल कुर्ब की तलब भी थी। वालिद की सांसें जीनत के गिर्द लिपटने लगी थी। इसके लब जीनत के गर्दन के करीब ठहरे, जिसे वो हर इस जगह पर अपनी मोहब्बत की महज सद करना चाहता हो, जो सिर्फ इसकी थी, हमेशा से और हमेशा के लिए। वालिद की उंगलियां जीनत के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जैसे वो हर नक्श को अपनी याद में महफूज कर लेना चाहता हो। इसकी आंखों में एक जुनून था, एक ऐसा इश्क जो होशो हवास छीन ले। इसने धीरे से जीनत का चेहरा अपनी उंगलियों के हिसार में लिया, उसके लबों पर झुक गया। ये लम्स महज बोसा नहीं था, ये वालिद की मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत, इसकी दीवानगी, इसका अधूरापन था जो वो जीनत की सांसों से मुकम्मल करना चाहता था। जीनत की पलकें लरजने लगी, इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी, जैसे वालिद के लम्स इसकी रुख तक को छू लिया हो। वो नींद में अपनी का सांसों पर कब्ज होते वालिद को महसूस करके अपनी आंखें खोल चुकी थी। इसके लम्स में दीवानगी थी, जबकि वालिद तो जैसे सब कुछ भुलाए हुए था। वालिद के लब इसके लबों पर अब ऐसे मचल रहे थे जैसे सदियों की प्यास बुझ रही हो। इसकी उंगलियां जीनत की कमर को थामे इसे खुद में खींचे जा रही थी। वो चाहता था कि ये लम्हा थम जाए, वक्त रुक जाए और वह हमेशा इसी के करीब में रहे, इसी महक में, इस नरमी में सांस ले। जीनत की साख पलकों के नीचे जज्बों का तूफान छुपा था, मगर इसके होठों पर वालिद के लम्स की शिद्दत ने जैसे सब अल्फाज छीन लिए थे। इसने लब्बों की नरमी अब गुलाबी नहीं सुरख हो चुकी थी, एक नन्हा सा कतरा जिसे इसकी दीवानगी के मैं सब कर गया था। वालिद ने अपनी पेशानी इसकी पेशानी से लगाई और सरगोशी में बोला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी ये खामोशियां, ये लब, ये सांसें, सब पर मेरा हक है। वालिद का जुनून अब सिर्फ लम्स तक में रुक नहीं रहा था, वो जीनत की रूह तक को कैद करना चाहता था। इसके लबों पर झुकता, इन्हें अपनी गिरफ्त में लेता,
सख्ती से, शिद्दत से जैसे वो हर लम्हा जी लेना चाहता हो, जैसे वो चाहता हो कि ये लब हमेशा के लिए सिर्फ इसी के लबों के बोसे के आदी हो जाए। जिंदगी की सांसें अटकने लगी, इसकी पलकें लरसने लगी, मगर भारत की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। बस के चेहरे को अपने हाथों में जकड़े बार बार चूमता जा रहा था, कहीं बेताबी से, कभी जुनून से, और कभी ऐसी मोहब्बत से जो हर हद पार कर चुकी थी। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए जीनत। वायद का लहजा दीवानगी में डूबा सरगोशी नुमा जैसा था। इंसान पाग इतना पागल कि मैं तुम्हें पागल कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने बोसों से, अपनी शिद्दतों से, अपने दीवानगी से पागल कर दूंगा। जीनत की आंखों में नमी तहने लगी, मगर वो खौफ नहीं था, वो जज्बों की इंतहा थी जिसमें वो डूब रही थी, गुम हो रही थी। भारत ने इसकी गर्दन पर होंठ रखे और वहां भी अपनी दीवानगी रकम कर दी। इसके होंठ जीनत पर अपनी मेहर सब करते जा रहे थे, जैसे वो चाहता हो कि जीनत का हर जरा सिर्फ इसके रम से आशना हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। और अगर तुम जुदा होगी तो जीऊंगा कैसे, मर जाऊंगा जीनत, मैं सचमुच में मर जाऊंगा। तुम्हारे बगैर मुझे सांस नहीं आती, तुम्हारे बगैर तुम सामने नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो सरगोशी में कहता इसके कान के लोगों चुमने लगा, ये लब, ये सांसें, ये बदन, सब पर मेरी मेहर है और रहेगी। जीनत की उंगलियां बेख्तियार इसकी कमीज में गड़ती जा रही थी, और भारत की उंगलियां इसकी पुष्ट को सिलाते हुए इसे मुकम्मल तौर पर अपने गिरफ्त में लेते जा रही थी। ये मोहब्बत नहीं थी, ये जुनून था, ये कुर्बत थी, ये कैद थी, ये लम्स नहीं, ये पिघलता हुआ इश्क था जो दोनों को जला रहा था। मगर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो यही तो चाहती थी, वादिस की दीवानगी, इसकी मोहब्बत इसके बदन पर ठंडी फोड़ की तरह गिर रही थी, इसके लब इसके चेहरे पर रक्स कर रहे थे। सीरत अपनी वो अपने शहर में भीगी हुई थी, कमरे में सिर्फ चांदनी का धुंधलाका था, और भारत की निगाहों में जिन्नत की छलक। भारत की नरमी से झुकते हुए इसके पेट पर अपना हाथ रखा था, जैसे इसके वजूद में पलती जिंदगी को महसूस कर रहा हो। ये मेरा सबसे कीमती होप है, इसने धीरे से कहा था। तुम तो मेरी सांसें और ये नन्ही सी जान। जिन्नत की आंखें नम होने लगी। भारत ने इसके पेट पर हल्का सा बोसा दिया, फिर सर ऊपर उठाकर इसके लबों को छू लिया, बहुत आहिस्ता, बहुत मोहब्बत से। ये लम्स दीवानगी से हाल ही नहीं था, मगर अब इसमें तहाफ़ुज़ का एहसास भी था। बस की दीवानगी में इस तरह से डूबी हुई थी कि महसूस तक नहीं कर पा रही थी कि वो ना सिर्फ अपने पूरे जिस्म को मूव कर पा रहा है, बल्कि इसके पैर का अंगूठा भी न जाने कब से इसके पैरों को सहला रहा था। इसकी गुर्बत के एहसास ने जिन्नत को अपने सर में पूरी तरह से कैद कर रखा था। वो धीरे धीरे इसकी गर्दन, कद्दू और चेहरे पर अपने होंठ रखता चला जा रहा था। मुझे तुमसे और करीब होना है, ऐसे कि तुम्हारी सांसों में सिर्फ मेरा लम्स हो, तुम्हारे वजूद में सिर्फ मेरा इश्क। जिन्नत की सांसें तेज होने लगी थी, इसकी उंगलियां भारत के बालों में उलझने लगी, इसके होंठ कम-कमाने लगे थे। भारत का चेहरा अपनी उंगलियों से थामता इसके आंखों में झांका था। आज की रात सिर्फ तुम्हारी है, और मैं तुम्हारे वजूद से इस तरह से लिपटना चाहता हूँ जैसे तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाऊं। वह इसके जिस्म के एक हिस्से को चूम रहा था, जैसे एक नई मोहब्बत रकम कर रहा हो। जिन्नत की धड़कनें भारत की धड़कनों से टकराने लगी, और इसका लम्स सब मुकम्मल तौर पर इसे अपने हिसार में ले चुका था। वो दोनों जज्बात में बहते सब कुछ भुला चुके थे। इनका एक अलग जहां था, जहां मोहब्बत बहती थी, जहां इश्क की से इंतहा थी, जहां अल्फाज पीछे रह जाते थे, वो सिर्फ जज्बात बोलते रहते थे। जीनत फजर की अजान से पहले जाग गई थी। रात की आखिरी पहर की खामोशी दिल में उतर रही थी। इसने एक नजर भारत को देखा, जो गहरी नींद में पर सुकून सो रहा था। इसे देखते ही एक शर्म और हया ने जीनत को अपनी लपेट में आ लिया था। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके सांस से निकली थी। भारत की गर्म सांसें इसके नाजुक से राते को अब तक मिकाए हुए थी। पानी की ठंडक ने जैसे इसके अंदर के सारे ख्याल एक जगह रोक दिए थे। जय नमाज बिछाकर वो रब के हजूर झुक गई थी। आंखें बंद हुई तो पल के आंसू से बिकने लगी थी। या अल्लाह प्लीज मेरे वाद को ठीक कर दे, वो थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। जीनत की आवाज नहीं निकली थी, लेकिन इसका दिल पुकार रहा था। कल रात इसने बात की चेहरे पर वो जुनून देखा था जो काफी वक्त से बुझ चुका था। कुछ पल के लिए इसे बात ने जैसे खुद को बेबस नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान महसूस किया था। वो जो बीमारी की वजह से जो खुद को तोड़ चुका था, हर वक्त बस चिड़चिड़ा रहता था। इसने कुछ कहता ना सुनता था। कल रात इसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी थी। शायद वो लम्हा भर के लिए भूल गया था कि वो बीमार है, लेकिन यही तो दुख था कि वो अपने अंदर की रोशनी को पहचान ही नहीं पा रहा था। इसे लगता था कि वो खत्म हो चुका है, अब इसकी जिंदगी में कुछ अच्छा बाकी नहीं रहा है। ऊपर से डॉक्टर की बातों ने इसके दिल की आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। वो समझ नहीं पाया था, जब सबके दर बंद हो जाएं तब रब के दरवाजे खुलते हैं। जीनत के सजदे लंबे हो गए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अल्लाह पाक, आप चाहे तो वो चल सकते हैं, हंस सकते हैं, जीत सकते हैं। आप चाहें तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा सकते हैं जैसे पहले मुस्कुराते थे। आप चाहें तो इन्हें बता दें कि वो मंजूर नहीं है, सिर्फ थके हुए हैं। यार, अब मेरे हिफाजत की हाल पर रहम फरमा दे। इसने आंखें बंद कर ली, बशानी सजदे में थी और दिल गिड़गिड़ा रहा था। वो बहुत थक गए हैं। या अल्लाह, ये बिस्तर अब इनके लिए कैद बन चुका है। वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, लेकिन ये मासूरी, ये बेबसी इसका दिल तोड़ रही है। डॉक्टरों की बातों ने इनकी उम्मीद छीनी है। वो नाउम्मीद हो गए हैं, जैसे खुद से नाराज हूँ। या अल्लाह, आप जानते हैं ना वो अंदर से कितने मजबूत हैं। जिन्नत की आवाज़ हल्की थी, लेकिन इसके अल्फाज में दर्द छुपा हुआ था। या अल्लाह, वो सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी बिखर गए हैं। आप इनका दिल जोड़ दें। आप इन्हें वो हिम्मत अदा करें जो सिर्फ आपका खास बंदा मांग सकता है। वो फिर से जीना चाहते हैं, फिर से अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, फिर से हंसना चाहते हैं। बस एक बार इन्हें वो लम्हा अता कर दें। वो जब मेरे पास खड़े होंगे कल रात के बाद, मुझे यकीन है वाल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वे बस हिम्मत दें, हौसला दें, इन्हें नाउमीदी न दें। वो सच्चे दिल से दुआ होती जैसे इसके लफ्ज़ अल्लाह तक पहुँच कर बाद की ज़िंदगी में सुकून ले आएंगे। अल्लाह, मुझे इनकी बातें बुरी नहीं लगती। मैं जानती हूँ वो खुद में उलझे हुए हैं, तकलीफ में है। वो अपना दर्द किसी से नहीं बयान कर पाते, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और मैं समझती हूँ मैं इनकी बीवी हूँ, अगर मैं इनके लफ्ज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। जीनत का दिल टूट रहा था, लेकिन इसका ईमान और मोहब्बत मजबूत थी। कभी कभी इसके लफ्ज़ में
कभी कभी इनके अल्फाज मुझे तकलीफ देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ये अल्फाज इसकी तकलीफ की बुनियाद पर इनके लफ्ज़ निकलते हैं जब ये बेबसी इनके जहन पर सवार होती है। या अल्लाह मेरे वादों को वेला जैसा कर दे, वही मुस्कुराहट, वही मोहब्बत, वही सुकून जो वो हमेशा दे देते। इसकी आंखों से चंद आंसू गिरे, मगर इसकी दुआओं में पूरा यकीन था कि अल्लाह इसकी मदद करेगा और वो इसके शोहर को वही सुकून और मोहब्बत वापस देगा जिसकी वो शिद्दत से कमी महसूस कर रहा है। तवील तवील दवाओं का सिलसिला खत्म हुआ तो वो नमाज से उठ गई थी। इसे वाद के लिए कुछ परहेजी खाना बनाना था, इसलिए वो सुबह सुबह ही कमरे से बाहर निकल गई थी। जीनत सुबह सवेरे ही वादे के लिए परहेजी खाना तैयार कर रही थी। वह खामोशी से अपने काम में मगन थी। जब अम्मा बेगम किचन में दाखिल हुई, मैं बना देती हूँ जीनत, बेटा तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और ये प्रेगनेंसी में देर तक खड़े होकर काम करना ठीक नहीं होता, अम्मा ने नरमी से कहा था। जीनत ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा था। अम्मी मुझे खुशी होती है वालद के लिए कुछ भी करके, वो वैसे भी अब तो तकरीबन तैयार ही है। इसकी बातों में मोहब्बत और अपनाई थी जो किचन की फिजा को भी नरम कर रही थी। वो जब इस घर में आई थी तब इन्हें वो सबसे ज़्यादा खटकी थी, लेकिन अब वो इन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो गई थी। बेशक वजह इसका इस घर की बेटी होना ही था, लेकिन इसके वजूद में पलती वारद की औलाद भी इन्हें जान से ज़्यादा अजीज थी। बेटा अपना ख्याल रखा करो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ ये नन्हा वजूद भी है जो जल्द ही दुनिया में आके खोलेगा। अद्दू के भाई बहन पर कोई रिस्क नहीं, वरना मेरी पोती माफ़ नहीं करेगी तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए इसकी बातें कर रही थी जब इसी लम्हे रिदा अंदर दाखिल हुई। इन दोनों को यूँ हंसते मुस्कुराते मोहब्बत से बातें करते देखा इसके दिल में एक अनजान सी चुभन उभरी थी। जलन की एक लहर इसके वजूद में दौड़ गई, मगर असल हैरत इसे जिंदगी को देखकर हुई थी। वो आज कुछ निकली लग रही थी। इसके चेहरे पर वाद के रंग, मोहब्बत के रंग यूं बिखरे थे जैसे के किसने मोहब्बत को लफ्जों की सूरत में इसकी आंखों में उतार दिया हो। इसकी आंखों की चमक, चेहरे की नरमी, होठों की हल्की सी मुस्कुराहट, सब कुछ इश्क की गुर्बत की गवाही दे रहे थे। वो किसी आम सुबह की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे किसी हाथ रात की चादर ओढ़ कर आई हो। ऐसी रात जिसमें सिर्फ चाहत की सरगोशियां हो और लम्स की तपश। इसके वजूद से उठती वो खुशबू, वो मखसूस महक जो सिर्फ इसके मुकम्मल गुर्बत पा लेने के बाद जिस्म से उठती थी, निदा को अंदर तक जला गई थी। वो खुशबू, वो रंग, वो सुकून सब कुछ गवाही दे रहा था कि जीनत अब सिर्फ वारिद की नहीं बल्कि वारिद सिर्फ जीनत का हो चुका है। गुजरी शब के दास्तान इसके चेहरे और वजूद से आया हो रही थी। निदा की आंखें चंद लम्हों क्यों फैल गई, दिल के नहा खानों में छुपी बेचैनी अब चीखने लगी थी। यही जीनत तो कल तक वारिद को छुप रही थी, लेकिन आज आज वो इसकी दीवानगी में सजी लग रही थी, एक औरत को जो मोहब्बत में निखर कर चाहत की खुशबू से महक रही थी। निदा के कदम जैसे जमीन में डसने लगे थे। इसकी अपनी जात की बेरंगी जीनत के वजूद के सामने जैसे मदम पर गई थी। इसके दिल में जलती आग अब सिर्फ जलन की नहीं रही थी, बल्कि वो आना की जो चिंगारी बन चुकी थी, जो किसी भी लम्हे शोला बन सकती। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए अचानक जीनत का बाजू पकड़ते इसे अपनी तरफ खींच चुकी थी। तुम्हें पता है ना, वारिद की तबीयत ठीक नहीं, इसकी हालत में किसी को भी इनके करीब नहीं जाना चाहिए। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? कुछ दिन तक अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकी तुम। हिदा की आवाज़ में कोई सवाल नहीं था, महज तंज था, हालत जहर भरा हुआ जुमला। तुम जानबूझकर इनके करीब गई ताकि इनका जो लबो लहजा मुझसे बेहतर हुआ है वो वापस खराब हो जाए। तुम्हें सुकून नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे कि मेरा शौहर मुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, मुझे मेरे हक देने की बात कर रहा है, मुझ पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहा है, और कोई तरीका नहीं मिला वारिद को अपनी तरफ मुतवज्जो करने को, तो अपनी अदाओं की जाल बिछाने शुरू कर दी है। वो गुस्से में जो मुंह में आया बोलती चली गई थी, जबकि इसकी बातों पर सिनत चोरती हुई थी। हाथ में पकड़ा चमचा लरज़ गया था, आंखें नुला गई थी और दिल में कोई अनदेखा बोझ उतरने लगा था। रिदा की नज़रों में सिर्फ जलन नहीं थी, हसद की वो शिद्दत थी जो कभी किसी को भी हास्त रिदा आमना बेगम जो किसी को भी खत्म कर सकती थी। रिदा आमना बेगम की आवाज़ में सख्ती थी। जी फरमाएं, आप भी जो कह दे, जो कहना चाहती हैं। अपनी इस बहू को बहुत प्यार आ रहा है आपको, क्योंकि वो आपके पोते को जन्म देने वाली है। इसकी हकीकत भूल गई हैं आप। फिलहाल मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिलहाल तो ये जवाब मुझे देगी। बकवास बंद करो रिदा, ये क्या बदतमीज़ है, तुम्हें इस अंदाज में बात करने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं है हक? रिदा का बुलंद लहजा बुलंद हुआ था, आवाज़ में दर्द से ज़्यादा दावा था। मैं पूछ सकती हूँ अम्मी क्यों? क्योंकि वालिद सिर्फ इसका नहीं मेरा भी शोहर है। मैं एक एक सेकंड का हिसाब मांगने का हक रखती हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों गई थी इसके पास? अल्फाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर घूमने लगे थे। आमना बेगम की आंखों में लम्हा को हैरत जम गई, जैसे किसी ने इनके कदमों तले से जमीन खींच ली हो। वो इस तरह की बेबाकी दिखा सकती थी, वो सोच भी नहीं सकती थी। वो जीनत के सर पर खड़ी होकर उसके शोहर के साथ गुजरी शब का हिसाब मांगेगी, ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जीनत का रंग उठ चुका था, वो नजर झुकाकर खामोश खड़ी थी, जैसे दिल की हर धड़कन पर शर्मिंदगी का बोझ आन पड़ा हो। रिदा ने एक आखिरी नजर जीनत पर डाली, फातहाना नहीं, जख्मी सी। मैं नहीं गई थी, वो मेरे करीब आए। इसने बहुत हिम्मत करके जवाब दिया था, जबकि रिदा की आंखों में तंज की तेज दार इसे मजीद शर्मिंदा कर गई थी। जब आदिया के रोने की आवाज़ ने हिसाब किताब के मौजू को बंद करने पर मजबूर कर दिया था, वो गुस्से से एक नजर इसे घूरती किचन की तरफ निकल गई थी, जबकि वो वारिद के लिए बनाया हुआ सूप बोल में डालती अपने आप को नॉर्मल जाहिर करने लगी थी। आजकल वो अपनी परेशानियां, अपने मसले वारिद से बहुत दूर रखती थी, क्योंकि आजकल वारिद की जो कंडीशन थी वो इससे कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी थी कि आमना बेगम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। हाँ, लेकिन आज रिदा के लहजे ने इन्हें सचमुच में परेशान कर दिया था।